मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है ना, जरूरतें टपक जाती हैं ऊपर से। पैसे उधार देके सीखा कि उधार नहीं देने का। दे लूज मनी फास्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी फास्ट। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है। तो रियल स्टेट में जो रिटर्न मिलती है वो अनबीटेबल। और जुआ खेलना हमारी फितरत में है। अरे महाभारत में पांडव नहीं बचे भाई। रूले में जाके रेड और ब्लैक पे पैसे नहीं लगा रहे। रूल नंबर 1, आई विल नेवर बाय स्टॉक्स। ये मार्केट इतनी बड़ी है, अच्छे घमंड ना रात में तोड़ सकती है। हाय पुष्कर भाई, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया यार, फर्स्ट क्लास। काफ़ी टाइम से अपना चल रहा था पॉडकास्ट करने का। ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल से अपनी बातचीत चल रही है, बैक एंड फोर्थ। फाइनली अब हो पा रहा है। आप पुणे बुला रहे थे जी, और हम आपको गुड़गांव बुला रहे थे। फाइनली हमें गुड़गांव। फाइनली आपको आना हुआ तो ठीक है, मिल लिया यार, अच्छी बात है। पुष्कर भाई, ऐसी कोई स्कीम बता दो जो 25 दिनों में पैसा डबल कर दे। मुझे तो आती नहीं। मेरे कर दो। मेरे से ले लो, मेरा कर दो। इतना तो यकीन है तुम पे कि ठीक है, पैसे जहाँ पे दे रहा हूँ सेव है। तो मुझे स्कीम से मतलब नहीं है। शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। राइट। कि एक्चुअल में आपका इंट्रोडक्शन स्टॉक मार्केट से या पूरे इन्वेस्टिंग वर्ल्ड से किस तरह से हुआ? यार इन्वेस्टिंग वर्ल्ड और स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। इन्वेस्टिंग मैंने शुरू करी थी 16 साल की उम्र में। मैंने बैंक में जब अपना अकाउंट खुलवाया था, आई थिंक मैं 16 साल के आसपास का ही होऊंगा। तो मैंने जब बैंक में अकाउंट खुलवाया, सेविंग अकाउंट खुलवाया, तो वहाँ पर ना एक चीज़ लिखी थी आरडी। तो एक होता है एफडी। एफडी उन लोगों के लिए होती है उनके पास पैसे होते हैं। आरडी उन लोगों के लिए होते हैं जो कमाते हैं, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं। तो हाँ, तो एसआईपी तो पता नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं ना पहले जीरो बैलेंस अकाउंट ढूंढ रहा था, क्योंकि पैसे होते नहीं थे। तो ये था यार, 1000 रुपये में कहीं इन्वेस्ट करके सेविंग अकाउंट खुल जाए। तो सेविंग अकाउंट खोला होगा मैंने शायद 16 साल से पहले ही खोल लिया होगा। तो मैंने कहा, बट कहने का मतलब उस एज के आसपास, 16 साल के आसपास मैंने आरडी शुरू करी थी। तो जो आरडी शुरू करी, एज में भी आगे पीछे हो सकती है। तो आरडी में मुझे ये समझ आया कि मैं हर महीने उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और पैसे इन्वेस्ट होते जा रहे हैं। तो होता क्या था पहले ना, ये मतलब अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। राइट। तो पहले क्या होता था, एक पासबुक जैसी ना, एक रिटर्न फॉर्म में मतलब जब मैंने शुरू किया था, तो उसमें जब इन्वेस्टमेंट होती थी तो या तो आप कैश में भी दे सकते थे। तो आपके ना वो एक पेपर पे, एक पासबुक जैसी पेपर पे ना वो लिख कर देते थे कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई हर महीने। हाँ, हर महीने जब रसीद मिल जाती थी। रसीद नहीं, वो एक स्टेटमेंट है वो। हाँ। कि वो एंट्री हो गई आपकी। मान लो मेरी 3000 की आरडी है, तो 3000 मेरा जमा हो गया। तो जमा होने के बाद वो बैंक वाले साइन करके स्टैंप लगा के ऐसा कुछ देते थे, पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वहाँ से मैंने आरडी करना शुरू किया। तो हुआ क्या, जब आरडी मैच्योर हुई तो मुझे कुछ उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला। और उस टाइम पे एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही 10% तक था उस टाइम पे। तो मुझे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, जो भी मैं कहूँगा, जो भी मैंने अमाउंट दिया होगा। तो मुझे लगा यार ये चीज़ तो बढ़िया है, हर महीने कुछ कुछ पैसे देते रहो, और जब मुझे कोई बड़ी चीज़ लेनी है या कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ भी करना है, मान लो उस टाइम मुझे बाइक लेनी है, तो हर महीने पहले जोड़ लिया, और पैसे जुड़ गए तो यार बाइक के लिए पैसे हो गए। तो इंटरेस्ट के साथ पैसे मिले। तो इन्वेस्टिंग तो मुझे तब से समझ आ गई थी। तो मैं इन्वेस्टिंग करता चला गया। मतलब कभी आरडी कर दी, थोड़े से पैसे जुड़ गए तो उसी की एफडी कर दी उठा के और सेविंग अकाउंट पे भी इंटरेस्ट करना बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि कई बैंक ऐसे हैं, प्राइवेट बैंक्स, जो आपको महीने की हर महीने भी आपके अकाउंट में कुछ कुछ पैसे डाल देते हैं। तो पहले कभी 3 महीने में आते थे, कभी आपका महीने के आने लग गए। तो इन्वेस्टिंग तो अच्छी लगने लग गई। तो आपने जो बोला इन्वेस्टिंग, वो तो बहुत टाइम पहले से मैंने कर ही रहा था। बात आती है स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, एक बार रैंडमली, देखो डीमेट अकाउंट मैंने कब खुलवाया मुझे याद ही नहीं है। अरे बाप रे। क्योंकि मुझे याद ही नहीं। मतलब लोगों को होता है ना, याद होता है जी मैंने तब डीमेट अकाउंट खुलवाया था, मेरे को याद नहीं, साल भी याद नहीं। नहीं, कुछ याद नहीं है। मेरा डीमेट अकाउंट कभी खुलवा लिया होगा बाई चांस, साथ में खुल गया होगा अकाउंट वगैरह, वो कभी खोल दिया। मतलब आजकल तो मतलब अब डीमैट का मतलब जमाना है, तो आपको ऑनलाइन खोलना है, 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, तो वो ऑनलाइन कभी खोल दिया होगा। डीमैट के जमाने से पहले का अकाउंट है? नहीं, इतना जमाने का पुराना तो मैं भी नहीं हूँ यार। कहने का मतलब है बैंक अकाउंट के साथ खुल जाते थे वगैरह। नहीं, बैंक अकाउंट के साथ तो नहीं, बट मैं ये कहूँगा कि मतलब डेफिनेटली मेरा एक डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही है। बट जब वो डिस्काउंट ब्रोकर शुरू हुआ होगा, मान लो, तभी मैंने करवा लिया होगा शुरू। तो आज से 10-12 साल पहले मैंने खुलवा लिया होगा डीमेट। तब आपने सीरियसली नहीं लिया तो याद नहीं है? हाँ, याद नहीं कि मैंने कब डीमेट खुलवाया, तो मेरे को एग्जैक्ट डेट याद ही नहीं है। तो हुआ क्या, एक बार मैंने फिर से वो डीमेट अकाउंट कभी खोला, तो देखा उसमें तो शेयर्स हैं। तो शेयर्स मतलब ऐसा कोई नहीं लाखों करोड़ रुपए का, कुछ ऐसा नहीं, छोटे मोटे। हाँ, कोई ऐसे ही 1000-500 रुपये कुछ छोटा मोटा डाल दिया। तो क्या हुआ कि डीमेट अकाउंट मेरे पास था, उसमें कुछ जैसे मैंने देखा शेयर्स वगैरह भी हैं। तो बात आती है सीधा सेकंड लॉकडाउन की। तो कोविड चला गया, कोविड के बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद सेकंड लॉकडाउन लग गया। उस सेकंड लॉकडाउन के अंदर मैंने वो डीमेट अकाउंट को दोबारा से खोला।
वापस कि से आई हैव अ डीमेट अकाउंट, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पास डीमेट अकाउंट है, ठीक है, या क्योंकि याद नहीं, लिटरली याद नहीं। हम ऐसा कई बार करते हैं, आप कभी कोट की पॉकेट में 500,000 रुपए रख के भूल जाते हो, बिल्कुल हाँ। आपको कभी मम्मी कहते ओए पैसे संभाल के नहीं रखते, वो कभी कोट टांगेंगे निकाल के, अरे इसमें तो पैसे पड़े हैं, कपड़े धोते वक्त निकल हाँ के आ कभी जाते निकल के, तो ऐसा कभी होता है ना, तो या कभी जेब में हाथ डाला तो मजा आ जाता है। हाँ कभी मजा आ गया, ये क्या हो गया यार, ये मेरे ही है। सो पॉइंट क्या है कि बिल्कुल उसी तरीके से मुझे डीमेट का याद नहीं है कि मैंने कभी खुलवाया होगा ऑनलाइन, कभी कोई सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐड देख के खोल दिया होगा, तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर दी होगी तब की तब, बट याद नहीं। तो जब मैंने डीमेट अकाउंट अपना सेकेंड लॉकडाउन के बाद दोबारा से रीओपन मतलब रीएक्टिवेट किया, तो फिर मैंने ना कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। अब आपको सबको पता ही है कि मतलब यार मतलब अभी तक बुल रन ही चला है, सेकेंड लॉकडाउन से लेके आज जिस डेट तक हम बैठे हैं, तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन वेरी लकी, क्योंकि मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स करी उन्होंने मुझे अच्छा रिटर्न दिया, और मैं बहुत सही टाइम पे मैंने उसे पकड़ा, या जो भी कहो कि मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। हाँ मतलब लक बाई चांस है, बट मैंने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। सो शॉर्ट टाइम पीरियड में मैंने क्या क्या देखा कि कुछ स्टॉक्स तो बहुत अच्छा चल रहे हैं और कुछ स्टॉक्स नहीं चल रहे, और कुछ में मेरे को माइनस में भी रिटर्न है, ऑल्दो मार्केट भाग रही है। आप क्या करते हो, देखो लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए शुरू करते हैं कि उन्हें अमीर बनना होता है, ठीक है। मैं कोई ये नहीं बोलूँगा भाई कोई मैं हैंड टू माउथ है, मुझे कोई ज़रूरत थी पैसों की, मैंने ज़िंदगी में मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर ही रहा हूँ, तो पैसे थोड़े बहुत थे मेरे पास, तो मैंने उसे इन्वेस्ट किया। तो मैंने इन्वेस्ट इसलिए किया कि भाई उस पैसे को अब ग्रो किया जाए। सो पर्पस अलग हो गया, एक होता है कि कमाना, एक होता है पैसे को ग्रो करना। सो वो ग्रोथ माइंडसेट था। तो मैंने मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, देयर वर मोर देन 10 स्टॉक्स। सो 10 से ज़्यादा स्टॉक्स थे, मैंने उनमें इन्वेस्ट किया। कुछ स्टॉक्स ने अच्छी रिटर्न दी, कुछ ने नॉर्मल, और कुछ माइनस में भी थे। बट जो मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया वो सारे प्लस थे। हाँ वो सारे प्लस थे, म्यूचुअल फंड सारे प्लस। स्टॉक्स में मैं क्या देख रहा हूँ, ओवरऑल रिटर्न चलो कुछ है, बट अगेन म्यूचुअल फंड की रिटर्न ज़्यादा थी। तो मेरी एक्टिव इन्वेस्टिंग से ज़्यादा म्यूचुअल फंड की रिटर्न थी। तो क्या होता है कि जब आपका SIP हर महीने होता जाता है ना, तो धीरे धीरे करके एक अमाउंट बन जाता है, एक आपका लमसम इकट्ठा हो जाएगा। अब जब आपका कहीं पर भी पैसा लगा है तो आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। सो इंटरेस्ट कब आता है, जब आपका कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। अदरवाइज तो डीमेट पहले भी होगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी होगा, तो वो बिल्कुल दिमाग से हटा दो, उस पर आप ध्यान ही नहीं दोगे। आप ध्यान कब दोगे, जब आपने मान लो आपने एक सिग्निफिकेंट SIP करी या सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट किया, अब ऊपर नीचे जाने पे आप देखोगे उसे, आप ट्रैक करोगे उसे, फर्क भी पड़ेगा। तो वहां पर मैंने ये चीज को नोट किया कि यार म्यूचुअल फंड सारे पॉजिटिव में जा रहे हैं, मल्टीपल म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया और मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, तो इज म्यूचुअल फंड बेटर, ऐसा मैंने सोचा अपने आप में। क्यों, क्या म्यूचुअल फंड बेटर है कि यार तूने खुद से दिमाग लगाया ना, स्टॉक्स तो इतने सारे हजारों स्टॉक्स हैं, तो तूने ये वाले स्टॉक्स जो चूज करे तूने सोच समझ के करे होंगे, और ये सोच समझ के इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड तो अच्छी चीज़ है। फिर मैंने कुछ टाइम स्टॉक इन्वेस्टिंग को रोक दिया और म्यूचुअल फंड की SIP को बढ़ा दिया। तो एक अच्छा, मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं कि मेरी एक टाइम पे काफ़ी अच्छे अमाउंट की SIP चलती थी। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं SIP में इन्वेस्ट नहीं करता। अब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। तो एक टाइम में मेरी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की SIP चलती थी। तो मैंने कोविड के टाइम पे स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा लेट चूज़ किया, मैंने रियल एस्टेट में पहले से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो रियल एस्टेट में क्या होता था, जैसे जैसे मेरे पैसे इकट्ठे होते थे कहीं से भी, तो मैं उससे ट्राई करता था कि यार मैं हाथ पैर मार के कोई ना कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूं। तो रियल एस्टेट तो ग्रो होते चले गए, और म्यूचुअल फंड के साथ भी ये हुआ कि मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत बनता था, फिर कोई मेरे को कोई डील लेके आ जाता था कि यार कोई, हाँ मतलब यार एसेट के बदले में एसेट में पैसे लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ। तो म्यूचुअल फंड में क्या हुआ कि वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों कैपिटल गेन लग रहा है, बट अपना एक वही RD वाला सिस्टम मेरा तो दिमाग में कि भाई वो पैसे जुड़ते जा रहे हैं, और फिर उस पैसे से कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रिटर्न की जगह उसको सेविंग के माइंडसेट से देख रहे थे कि सेविंग इकट्ठी हो रही है और उस पर रिटर्न भी आ रहा है। यार एक्चुअली ना उस टाइम पे ऐसे कोई कैलकुलेटिव माइंड नहीं था, आज थोड़ा बहुत है, बट तब कैलकुलेटिव माइंड नहीं था कि मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं कि इतनी % रिटर्न अच्छी होती है, या ये अच्छा होता है, या ये एक्सपेक्टेशन है। सो आई इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट विद नो एक्सपेक्टेशंस। देखेंगे यार, मतलब ऐसा नहीं था कि स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ लगा दिया है, बट ये पता है कि यार इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो मैंने ना मल्टीपल थॉट एक्सपेरिमेंट्स करे हैं।
सो वो थॉट एक्सपेरिमेंट्स पहले मैं लोगों को बताता हूँ कि वाई आई हैव चूजन स्टॉक मार्केट, बहुत बाद में, मतलब बाद में चूज़ किया, रियल एस्टेट पहले चूज़ किया, बट वाई हैव चूजन स्टॉक मार्केट, तो उसका कुछ रीजंस है. सो रीजंस क्या है कि पहले तो मैं इंडिया की पॉपुलेशन को देखता हूँ. आज हम 140 करोड़ से ऊपर है. 140 करोड़ लोग रोज कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं. आप खाना खाते हो, FMCG प्रोडक्ट्स हो गए, गाड़ी खरीदते हो, IT सर्विसेज लेते हो, टायर बदलवाते हो गाड़ी का, आप बहुत सारी गोल्ड खरीदते हो, सिल्वर खरीदते हो, आप किसी कंपनी पे जाके, मतलब आप रिलायंस पे जाके शॉपिंग कर लेते हो. तो आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर रहे हो. और ये 140 करोड़ लोगों की ज़रूरत है. इनकी शादियाँ होंगी, इनके बच्चे होंगे, वही नेस्ले के डब्बे आएंगे, वही डाइपर आएंगे, वो मतलब साइकिल सेम ही है. बट बात क्या है कि ये देश की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. सो मुझे स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें समझ आती हैं. एक तो लैंड लिमिटेड है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होगा, और लोग ज़िंदगी भर की कमाई घर में लगाएंगे, घर खरीदने में लगाएंगे, तो लैंड का रेट बढ़ना ही बढ़ना है. इसमें मेरे को कभी भी सेकंड थॉट है नहीं. इंटरनेट पे चाहे 1 लाख वीडियो बन जाए कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज बैड, वो माचिस के डिब्बियों को कह रहे होंगे, मतलब अपार्टमेंट्स को, राइट. ठीक है. बट लैंड के लिए मैंने ना किसी को नुकसान में देखा है, और मैं बोलूँगा यार मैं बना ही उससे हूँ, तो मैं तो हमेशा उसके फेवर की बात करूँगा. ठीक है. कल आज मेरे को इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए एल्विश यादव की एक रील दिखी कि भाई मैं तो बिग बॉस से बना हूँ, तो मैं बिग बॉस के बारे में कैसे बोल सकता हूँ. तो मैं यार रियल एस्टेट से बना हूँ, मैं रियल एस्टेट के बारे में कैसे बोल सकता हूँ. तो रियल एस्टेट में जो रिटर्न मिलती है वो अनबीटेबल है. और उसमें होता क्या है, क्योंकि जब आप खरीदते हो आप बेचने के बारे में नहीं सोचते. राइट. आपको कोई एक्सेप्शनल अमाउंट दे रहा होता है, तब आप कहते हो चल यार अब बेचने के बारे में सोचते हैं. हाँ, आपको पता है यार ये चीज़ कहीं नहीं जा रही, मेरी लैंड है और लैंड की वैल्यू है. पैसा मिले ना मिले, जमीन तो अपनी है. ज़मीन अपनी है. तो कहने का मतलब है कि, और ज़मीन में ना मल्टीपल चीज़ें हैं, तो हमने उस पर अब काफ़ी पढ़ाई कर ली है. पढ़ाई वो भी बुकिश लैंग्वेज नहीं, मतलब कहने का मतलब है ट्रांजैक्शनल, आप कह सकते हो प्रैक्टिकल. सो कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छी है, बट मैंने ना कुछ चीज़ें थॉट एक्सपेरिमेंट्स क्या किए कि यार ये जितनी भी पॉपुलेशन है ये कंज्यूम करती चली जाएगी, कंपनी कौन सी चलेगी मुझे पता नहीं. तो मैं कंपनीज पे बेट नहीं कर रहा. बट क्या निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां रहेंगी, निफ्टी ऊपर जाएगा. हाँ यार, टॉप 50 कंपनियां इंडिया की तो बढ़नी है, एग्जाम्पल है ये. टॉप 50 किसी कारण से है ना, टॉप 50 किसी कारण से है, मिड कैप की टॉप 100 किसी कारण से है, स्मॉल कैप की टॉप 250 किसी कारण से है. तो यार इन कंपनीज के यूजर्स हैं ये पूरी इंडिया. तो इंडिया जब तक इन कंपनीज को पैसे देगी तब तक ये कंपनीज ग्रो करेंगी, इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू ग्रो करेंगे. फिर मैंने ना रियल एस्टेट के बारे में भी एक चीज़ सोची कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता है, ठीक है. अगर लॉन्ग टर्म, 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हम जो करते हैं. सो आई क्रिएट बिल्डर फ्लोर्स ऑल्सो, इफ यू रोटेशनल वाली. नहीं, मैं बिल्डर फ्लोर्स भी बनाता हूँ. हाँ. तो वो छोड़ देते हैं उसे. बट पॉइंट ये है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचूं, अभी मैं रिसेंटली जब यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया तो मैं मसूरी चला गया. यहाँ पे दिल्ली के आसपास के हिल स्टेशन जो है वहाँ पे अगर जाओ, तो मैं वहाँ पर ना एक रिजॉर्ट में रुका हुआ था. तो मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पे लैंड खरीदी जाए तो. फिर मैंने सोचा यार मुझे लैंड सस्ती मिलेगी, या फिर अगर यहाँ पर इस वक्त मेरी जगह रिलायंस को लेनी हो ज़मीन, या अडानी को ज़मीन लेनी हो, तो उन्हें सस्ती मिलेगी. आप मुझे बताओ. ऑब्वियसली अडानी उनको मिलेगी. अगर वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर को फ़ोन कर देंगे ना जी मुझे लैंड चाहिए, स्कीम निकल जाएगी, तो स्कीम निकल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी कि तुम आ जाओ, डेवलपमेंट हो जाएगा. इंडस्ट्री लगाएंगे वो कुछ भी करें, वो कुछ ना भी करें, फिर भी उनको सस्ते में, फिर भी उन्हें सस्ती मिलेगी, अलॉट हो जाएगी उनको सस्ता मिलेगा. तो मैंने कहा कि यार परचेजिंग पावर किसके पास बेटर है, जिसके पास कनेक्शंस हैं, जिसके पास पैसा ज़्यादा है. हम लोग कितना ही ले लेंगे, ठीक है. तो मैंने देखा कि यार आज जो कंपनीज हैं, ये टॉप 50 कंपनियां हैं. मैं पढ़ने लग गया हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में. अभी रिसेंटली उसका ग्राफ भी नीचे जा रहा था, प्राइस नीचे गिर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने कहा यार इनके पास कितनी ज़मीनें होंगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी पेपर वैल्यू और उसकी रियल वैल्यू क्या होगी. ठीक है. तो मैं ऐसे जस्ट थॉट एक्सपेरिमेंट. तो मैंने कहा यार जो इंडिया है ना आज की रेट में, ये जो कंपनीज मैंने बोली, निफ्टी की 50, मिड कैप की 100, स्मॉल कैप की 250, ये हमारा देश है. और इनके पास हर तरीके की पावर है, इनके ही कनेक्शंस हैं, इन्हीं की सरकार है, यही डोनेशंस देते हैं, सब सिस्टम पूरा इनका ही सिस्टम इनका है. तो यार गिव पावर टू पावर, गिव पावर टू पावर. वो कहते हैं ना, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम. सो कहने का मतलब क्या है कि गिव पावर टू पावर. यार मैं कह रहा हूँ यार ये मेरे से सस्ती रियल एस्टेट खरीद सकते हैं. इनकी बुक्स पे हजारों एकड़ की या हजारों किलोमीटर की भी लैंड हो सकती है. वी डू नॉट नो, दे हैव सिटीज भाई. जैसे गोदरेज की अगर हम बात करें तो गोदरेज के पास मुंबई में
पूरा जंगल है प्राइम मुंबई में उनका, वो कभी भी उसको डेवलप करेंगे तो वैल्यू 3200 एकड़ की जमीन है मुंबई में है उनके पास, वो कभी भी डेवलप कर सकते हैं। सो मैंने ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट किया, इस पे मुझे समझ आया यार, नथिंग कैन बीट देम, नथिंग। अगर ये देश ऊपर जाएगा, कंपनियां ऊपर जाएंगी। और ये कंपनियां, मैं इंडेक्स पे बीट कर रहा हूँ, बेट कर रहा हूँ, सॉरी, मैं इंडेक्स पे बेट कर रहा हूँ कि ये 50, ये 100, ये 250। मैं ये नहीं कह रहा ये कंपनी, वो कंपनी दिवालिया हो सकती है। 50 में से 5 ना चले चलेगा, 20 ना चले चलेगा, बट 30 ताबड़तोड़ चल गई, फिर वो 20 रिप्लेस हो जाएंगी ना, राइट, वो नहीं आ जाएंगी। और ये होता भी है कि वो चेंज होती जाती है। सो आई एम नॉट, मैंने क्या सोचा उसके बाद, यार मुझे ना स्टॉक मार्केट में आके बेटिंग नहीं करनी, मुझे बेट नहीं करना कि यार ये कंपनी चलेगी या ये कंपनी चलेगी। इसमें होता क्या है, सोच बहुत अच्छी है कि भाई आप 300 गुना ग्रो कर सकते हो, 300 गुना, बट मेरे क्या चांसेस है कि मैं आपको मिस कर दूं, और मेरे क्या चांसेस है कि मैं आप पे बहुत बड़ी बेट ना खेलूं। काफी ज्यादा। आप एक राकेश झुनझुनवाला सुनते हो, एक ऐसे हजारों होंगे जो राकेश झुनझुनवाला की तरह इन्वेस्टमेंट करी होगी, बट वो फेल भी हुए। एक कंपनी सबने पकड़ी, एक चल गई, एक राकेश झुनझुनवाला बन गया, बाकी या राकेश झुनझुनवाला ने जो कंपनी पकड़ी वो बाकियों ने भी पकड़ी होगी, बट राकेश ने जितना पैसा डाला क्या उतना बाकियों नहीं ने डाला। राइट। सो रियल एस्टेट में सक्सेस क्यों मिलती है? क्योंकि रियल एस्टेट में मोटा आप पैसा जाता है। जितने नहीं भी होते हैं ना, वो भी लगाते हो, आप लोन लेके भी लगाते हो, मांग के भी लगाते हो, अपना गोल्ड बेच के भी लगाते हो। एक तरीके से लेवरेज होती है। लेवरेज क्या, आप अपने या तो लोन पे जाओगे या फिर आप फुल पोटेंशियल पे जाते हो। अगर आपकी जो भी हैसियत है, आप आज 10 लाख की जमीन नहीं खरीदोगे, आप खरीदने जाओगे, आप कहोगे यार चल मैं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की भी सोच सकता हूँ, ठीक है। आप एग्जांपल सोचेगा ही आदमी, एग्जांपल मतलब हर बंदा अपने लिमिट के हिसाब से। राइट। अंबानी नहीं सोचेगा 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, वो सोचेगा 2000 एकड़ या जो भी, मतलब उसकी जो भी सोच होगी। तो हर आदमी अपने पीक पोटेंशियल के हिसाब से रियल एस्टेट सोचता है। पर जो आदमी 2 लाख के स्टॉक खरीदने की सोचता है, वो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने की। यस, दैट्स अ डिफरेंस। बट मैंने ये सोचा कि यार मैं, ये सारे मेरे थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने की मैं रियल एस्टेट खरीदता हूं, क्या मैं उतने की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? आंसर क्या आया कि मैं किसी भी हाल में उतने का एक स्टॉक तो नहीं खरीद सकता, बट यस मैं ETFs या म्यूचुअल फंड खरीद सकता हूं। उसमें मुझे थोड़ी सी चिंता कम है, डाइवर्सिफाइड है, सेफ्टी भी है। भाई मार्केट कितनी भी नीचे आ गई, मैं आपको आज भी पोर्टफोलियो दिखा सकता हूं, मैं ग्रीन में खड़ा हूं। जबकि मेरी मेजर इन्वेस्टमेंट इस रैली के दौरान हुई है। मतलब मैं अप्रैल की, मैं इसी साल का पोर्टफोलियो बोल रहा हूँ, अप्रैल टू अभी फरवरी चल रहा है। सो इस साल का पोर्टफोलियो अभी अच्छे खासे ग्रीन में खड़ा है। उसका रीजन क्या है कि आई हैव डेवलप्ड अ सिस्टम। तो मैंने कुछ चीजें अपने लिए सोची। एक तो मुझे स्टॉक मार्केट में आके गैम्बलिंग नहीं करनी, आई डोंट वांट टू गैम्बल। गैम्बल क्या है कि यार ये कंपनी चलेगी, ये करेगी, ये नहीं करेगी। और दूसरी चीज, अगर मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूं या फिर शॉर्ट टर्म सोच रहा हूं, तो मैंने ना उसके अपने रूल्स लिखे, और वो रूल बनाने में मुझे 6-8 महीने लगे। सो रूल नंबर 1 जो मैंने अपने लिए बनाया, आई विल नेवर बाय स्टॉक्स। रूल नंबर 1, आपने खुद के लिए रूल बना दिया कि भाई मैं कभी कोई स्टॉक खरीदूंगा ही नहीं। चाहे आप मेरे को आके कान में आके फुसफुसा दो कि भैया पक्का इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, ये तो 4 गुना इसी महीने होगा, भाई आप कर लो, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। मेरे को इतना ज्यादा पैसा चाहिए ही नहीं। हाँ, क्या करेंगे? नहीं भैया, मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। एक्चुअली मतलब आपको एक टाइम में ना, एक टाइम के बाद आके आपको लाइफ में ना सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। जो आदमी सेटिस्फाइड नहीं है ना, मेरे को लगता है कि वो आदमी कभी खुश नहीं हो सकता। आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी होने नहीं हुई। तो मैं कहूंगा अगर आपकी शादी हो जाए तो आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। समझ रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये फोन के मॉडल, गाड़ियों के मॉडल, घड़ियों के मॉडल, और इवन इंस्टाग्राम पे नई नई लड़कियां एज अ मॉडल दिखती रहेंगी। बट आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। विच आई हैव द बेस्ट, वट एवर आई हैव इज द बेस्ट। आपको होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होगे तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। मेरा ऐसा मानना है। कोई आपसे हमेशा ज्यादा पैसे कमाएगा, हमेशा। कोई आपसे ज्यादा खूबसूरत होगा, हमेशा। हर किसी का बाप पैदा होता है दुनिया में, ठीक है। हमें खुश रहना है यार, हमें कोई कंपटीशन नहीं रखना। सो आपकी हो सकता है मेरे से ज्यादा रिटर्न्स हो, बहुत बढ़िया यार, आप अच्छा कर रहे हो। बट क्या अगर आपकी ज्यादा रिटर्न है तो आप मुझे पैसे दे दोगे क्या? या मान लो अगर मेरा किसी में नुकसान हो गया तो आप मेरे को पैसे दे दोगे क्या? Nobody is going to help anybody. सबको अपना ही देखना है। So मैंने कुछ रूल्स बनाए। So मेरा रूल नंबर 1 क्या था? I will never buy a stock. मैं स्टॉक्स नहीं खरीदूंगा, बट आई विल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट हेविली।
मतलब जितनी मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं एक अच्छा खासा एसेट एलोकेशन अब स्टॉक मार्केट की तरफ ही रखूंगा। अब इसका क्या इलाज है? मैं एक स्टॉक में किसी में भी पैसे नहीं लगाने वाला, तो मैं कई सारे लोगों की रिटर्न के अकॉर्डिंग कम रिटर्न प्रोड्यूस करने वाला हूं, ये मुझे आज पता है। क्योंकि कोई आदमी होगा, किसी को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगी, किसी ने पैसे डाल दिए, किसी ने 1 करोड़ डाल दिया, भाई तेरा 100 करोड़ भी हो गया, मेरा नहीं हुआ। बट क्या होता अगर 1 करोड़ डाल के वो 10 लाख रह जाता तो? और होता भी है, वो मैं बियर कर नहीं सकता भाई, क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, पर मेहनत लगती है भाई। बिल्कुल। तो अगर आपने लाइफ में बहुत मेहनत करके 1-1 रुपए कमाने की आपको वैल्यू पता है, यू कैन नॉट लूज मनी फास्ट। आप पैसे फास्ट कमाओ ना कमाओ, बट यू कैन नॉट लूज मनी फास्ट। Whether you make money fast or not, it is a second thing. So what most people do, they lose money fast in order to make money fast. I don't want to make money fast. I don't want to make regular money. Slowly आए, ग्रो करे, कम भी करे ना भी करे फर्क नहीं पड़ता, जाना नहीं चाहिए। सो क्या होता है, आपका एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, आप चैन की नींद सोते हो, आपको आपका पोर्टफोलियो रोज नहीं देखना होता। सो मैंने क्या किया, उसके बाद एक लिस्ट ऑफ ETF बनाए। मेरी लिस्ट में मैंने कल ही अपने ऑफिस के एक स्टाफ को भेजी थी, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लोग चाहे तो, क्योंकि ETFs हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक लिस्ट मैंने अपने नोटपैड पे बना के भेजी थी। अब हमारे 3 मेजर अकाउंट्स हैं कि भाई ये अकाउंट्स के अंदर ये ETF होने चाहिए, और है भी, बट हम कुछ रीशफलिंग करेंगे क्योंकि एक के अंदर मतलब डबल भी ले रखे हैं, तो मतलब इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी सेम चीज़ है। तो 3 अकाउंट्स की परफॉर्मेंस ओवर 3 years या 5 years देखते हैं। These are the list of ETFs we are going to invest। तो हम ये करेंगे। तो ये मैंने एक अप्रोच बनाई। अब इसके अंदर टोटल कितने ETFs हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक अकाउंट के अंदर एवरेजन पकड़ो तो 7 ETF है। ओके। और गोल्ड सिल्वर और थोड़ा सा मतलब एक आधा डेट इंस्ट्रूमेंट भी है। तो अगर आप मेजरली बोलोगे तो 7 टोटल 21 ETF हैं जिसके ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। 21 ETFs। इन 21 ETFs के अंदर मार्केट खत्म हो जाती है, सब पकड़ लिया मैंने। आ जाती है। हाँ, मैं नाम पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, मैं किसी को नहीं बोल रहा कि इन्वेस्ट करना, मैं नाम बता रहा हूँ ETFs के। सो स्टार्टिंग विद, मतलब 1 मिनट पहले तो उसका रोटेशन बंद करूँ। सो स्टार्टिंग विद स्मॉल कैप मोमेंटम ETF, निफ्टी बीज, नैस्डैक, फार्मा बीज, ऑटो बीज, अगेन बैंक बीज, IT बीज, CPSC, जूनियर बीज, गिल्ट बीज एंड फैंग, MH के टैग, हैंगसेंग, इंफ्रा, FMCG, कंजम्पशन बीज, मिड कैप, फिर गोल्ड सिल्वर, कुछ आधा थोड़े बहुत REIT भी है, उसका मैं लॉजिक बाद में बताऊंगा। तो ये हमने मेजरली पकड़ लिया। अब मैंने ऑटो से लेके, फार्मा से लेके, IT से लेके, बैंक से लेके सब कुछ तो पकड़ लिया। ब्रॉडली सब कवर हो गया, पूरा मार्केट कवर हो गया। इसका एक रूल है जो मैं फॉलो करना है। लोग क्या करते हैं, लोग एक बार में इन्वेस्ट करते हैं और फिर बोलते हैं यार अरे मार्केट तो गिर रही है जो अभी चल रहा है। हाँ, मतलब मेरे को लगता है ये पूरा साल ऐसे ही रहे, मतलब मेरी अब अजम्पशन है। हर 2-3 साल में 1 साल ऐसा आता है। तो नहीं, एक्चुअली 2 साल से मार्केट यार रैली भी तो अच्छा कर रही है ना, लोगों को रिटर्न्स पहले से ही दे चुकी है, तो रिदम तो वो चलती रहेगी। अब वो चलेगा, वो कोई बात नहीं, मतलब जाए तो ऊपर जाए, क्या फर्क पड़ता है, मतलब वी आर इन्वेस्टेड। खुशी चाहे रहेगी तो और अच्छा है, सस्ते रेट पे और खरीद लेंगे। यस, सो देयर आर 2 रूल्स, वो भी मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करता हूँ। राइट। इसमें अपना दिमाग नहीं चलाता। तो बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना। मार्केट में क्या है कि मार्केट गिर रही है, मार्केट बढ़ रही है, रूल क्लियर है, तो अपन कभी डरेंगे नहीं। जो भी पहले करना था, जो भी रिसर्च या जो भी थॉट एक्सपेरिमेंट पहले प्लानिंग करनी थी वो कर चुके हैं। अभी क्या है वो समझना जरूरी है कि व्हाट वी आर डूइंग नाउ। सो रूल नंबर 1 इज वी विल ऑलवेज बाय ऑन डिप। वी विल ऑलवेज बाय ऑन डिप। तो मार्केट जब भी गिरेगी हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके। अब हमने मान लो हर महीने का एक सेट कर रखा है, जितना मुझे SIP करना था उतना अमाउंट मुझे मान लो हर महीने लगाना है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो जैसे 1% गिरने पे हम 10,000 का खरीदेंगे, एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल। 1% गिरने पे हम 25,000 का खरीदेंगे, एग्जाम्पल। सो उसमें क्या होता है कि एवरेजिंग होती चली जाती है, आपके लोअर लेवल्स पे एवरेजिंग होती चली जाती है। तो मार्केट जितनी मर्जी गिर जाए, आपको पता होगा इस लेवल पे इतने का माल खरीदना है, और क्योंकि वो आपने पहले से प्री डिसाइडेड रखा हुआ है, वो किस हिसाब से है, क्योंकि आप हर महीने कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपकी कैपेसिटी है। किसी की कैपेसिटी का में तो 1% करने पे 1,000 का इन्वेस्ट करना है, 500 का कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने उस हिसाब से माइंडसेट क्लियर कर रखा है कि अगर गिरेगी तो मैं खरीदूंगा, तो अब गिरने से टेंशन नहीं है। ये हुआ SIP वे में इन्वेस्ट करने का फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है मार्टिंगल फॉर्मूला।
मार्टिंगल एक स्ट्रैटेजी होती है दैट यू डबल डाउन ऑन एवरी लूजिंग स्ट्रीक. हाँ. बट इसके लेवल्स हमने पहले से डिफाइन करके रखे हुए हैं. इसके लेवल्स क्या है? मार्केट 10% गिरेगी तो 1 रुपया डाल देंगे. वो किसी के लिए 1 रुपया हो सकता है, वो किसी के लिए 100 रुपये हो सकते हैं, 500, 1000, 1 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है. तो मार्केट अगर 10% गिरेगी तो हम 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे एज अ लमसम. अगर मार्केट 17% गिरेगी तो हम 2 रुपये इन्वेस्ट करेंगे. 1 रुपये पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं तो 1 रुपये इन्वेस्ट हो गया, अब 2 रुपये और हो गया 17% गिरने पे. मार्केट अभी टॉप से 17% गिरी नहीं है तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ. अभी किस बात का पैनिक? कौन पैनिक कर रहा है? अभी तो 2 रुपए तैयार करने हैं. 2 रुपये तैयार करने हैं और तैयार रखने हैं. और उसका फॉर्मूला है कि वो 2 रुपये तैयार कैसे होंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि 2 रुपये क्या होगा जब मार्केट ज़्यादा गिर रही होगी तो उस टाइम पे पैसे कहाँ से आएंगे. तो आपने अगर मेरे उसमें सुना हो तो मैंने बोला गोल्ड है, सिल्वर है, गिल्ट बीज है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, लिक्विड बीज भी है और REIT है. ये सब नहीं गिरेंगे जब मार्केट गिर रही होगी. इन सब का रिलेशन नहीं है. तो अगर ये नहीं गिर रहे होंगे, जैसे गोल्ड अभी ऊपर जा रहा है, क्या ताबड़तोड़ ऊपर जा रहा है यार. 80,000 के ऊपर चला गया है सर 87 है आज का भाव. अरे बाप. हाँ, अभी 1 महीने में और ज्यादा भाग गया. ठीक है. तो मतलब वो क्यों भाग रहा है, खैर उसके जियोपॉलिटिकल रीजंस है, बट कहने का मतलब वो भाग रहा है अभी. तो मार्केट गिर रही है, गोल्ड भाग रहा है. डायरेक्ट कोरिलेशन. मार्केट गिर रही है, सिल्वर भाग रही है. ठीक है. मार्केट गिर रही है, डेट पैसे दे रहा है जो उसे देना है, वो तो फिक्स रिटर्न्स है. ठीक है. REIT का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है बट वो भी उतना नहीं गिरेगा. तो अगर मार्केट गिर रही है और अगर फंड्स नहीं है मेरे पास तो मैं उन्हें बेच दूंगा. इन्हें तो फिर खरीद लेंगे. रिटर्न तो मार्केट नहीं देनी है, रिटर्न तो मार्केट ही देगी. बट अगर पैसे उस टाइम पे नहीं है तो इनमें इन्वेस्टमेंट इसीलिए की जा रही है कि जब पैसे नहीं हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सको. सो मार्टिंगल के लेवल्स बता रहा हूँ जो हमने निकाले हुए हैं. मतलब ये किसी को ऐसा नहीं है कि आपको फॉलो कर रहे हैं, आप पहले से खुद से ट्राई करो. आप इसे कंसेप्ट को समझो, अपनी रिसर्च करके लेवल अपनी रिसर्च करो. मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ जो मैंने इतने साल लगा दिए और वो सालों के बाद का जो आपको ज्ञान कह लो, निष्कर्ष कह लो, वो आपको एक छोटे से फॉर्म में दे रहा हूँ. तो 10%, 17%, थर्ड लेवल है 24%. अगर मार्केट अपने टॉप से 24% गिर जाएगी तो अपन अब 2 रुपये नहीं 4 रुपये डालेंगे. ओके. इसकी भी अपॉर्चुनिटी आपको साल में एक ही बार मिलेगी. मुश्किल से 24% टॉप से गिर जाए, साल में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर मिली तो. इसके बाद का जो लेवल है वो है 33%. 33% अगर मार्केट अपने टॉप से गिर जाएगी तो अपन 8 रुपये डालेंगे. अभी तक देखो आप कितना डाल चुके हो. 8, 4, 2, 1. ये आप इन्वेस्ट कर चुके हो यहां तक. ठीक है. अब अगर यहां से मार्केट और गिरी और मान लो 50% करेक्शन आ गया टॉप से, 33 के बाद 50%. हाँ मतलब ऊपर टॉप से गिर रहे हैं हम सब. टॉप से तो टॉप से अगर 50% करेक्शन आ गया, हमें 16 रुपये डालने हैं. ओके. यार लोगों का पता नहीं बट अगर मार्केट 50% गिरी तो चाहे मुझे मेरी प्रॉपर्टीज पर लोन लेना पड़ जाए बट मैं डालूंगा. वर्थ इट है वो. क्योंकि वो लाइफ में एक ही बार मिलेगा मुझे अपॉर्चुनिटी, या 2 बार मिल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं, पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगी. हिस्टोरिकली देखे तो 8-10 साल में एक क्रैश आता है. तो बस वो मेरे को लाइफ में कहाँ देखने को मिलना. अगर मेरी 40 साल का आगे का स्कोप बचा हुआ है तो 40 साल में मेरे को 2 बार 3 बार मिल गया तो बहुत बड़ी बात है. रिटायरमेंट फंड वो बना के देगा. अब देखो वहां पर हमने 16 रुपये डाले. अब अगर किसी का सवाल आएगा उससे भी ज्यादा गिर गई तो ये फोन उठा के फेंक दो और सो जाओ. गिरने दो. फोन उठा के फेंक दो और सो जाओ, क्योंकि आप इससे ज्यादा नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे. अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मार्केट 50% गिर गई और गिर जाएगी. कर लो एक्सपेक्ट, वो थोड़े टाइम में बाउंस बैक कर जाएगी. वो करनी ही है. और थोड़े टाइम में नहीं करेगी, साल भर में नहीं करेगी, 2 साल में नहीं करेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरी रिसर्च, मतलब मैं पहले ही कर चुका हूँ. आई हैव क्लियरली मेड अ माइंडसेट. तो लोगों ने ना मार्केट को गिरते हुए देखा ही नहीं है क्योंकि ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स हैं, सब कोविड के बाद आए हैं. कोविड के बाद मार्केट गिरी ही नहीं है. डेंट तब पड़ता है जब किसी का 10 करोड़ 20 करोड़ का पोर्टफोलियो हो जाता है और वो सीधा देखता है 20 करोड़ के 10 करोड़ रह गए, 10 करोड़ उड़ गए 2 महीने में 10 करोड़. और ये तो चलो जिसने ग्रोथ में पैसा बनाया वो वाली बात है. किसी ने मान लो 2 करोड़ रुपए टॉप पे डाल दिया अभी मान लो. अब उसका 10% या 20% भी गिर रहा है. स्टॉक्स में तो ज्यादा करेक्शन आ गया. तो अगर 20% स्टॉक्स गिर गए तो क्या होगा? क्या होगा जी? 2 करोड़ के 1 करोड़ 60 लाख रह गए, 40 लाख रुपए उड़ गए. तो नहीं वो क्या है, नहीं इसमें क्या है कि वो आदमी को ऐसा लग रहा था कि यार मार्केट तो बढ़ती जा रही थी और जैसे ही मैंने पैसा डाले गिर गई होगी. तो इस चीज से बचने के लिए
कि मैं कभी ऐसा ना सोचूं, तो मैंने 2 रूल्स बनाए कि भाई मैं हर महीने मेहनत करके हम पैसे कमा रहे हैं, वो तो हम हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, बट अगर मार्केट ने अपॉर्चुनिटीज़ दी ये मेरे लेवल्स पर, तो मैं और पैसे डालूंगा. अब ये स्ट्रैटेजीज जो होती हैं ये आपको ऐसे टपकती हुई नहीं आती. सो आई हैव रिसर्च अ लॉट. मैंने मतलब स्टॉक मार्केट में ना बहुत पढ़ाई करी है. मतलब लोग मुझे नहीं पता क्या पढ़ते हैं क्या सीखते हैं, बट मैंने तो लिटरली बहुत पढ़ाई करी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है. दिन में 8-8 घंटे मैंने दिए हैं मार्केट को. बीवी बच्चों को कम टाइम देना पड़ा उस चक्कर में, बट मैंने टाइम दिया है. और सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल वाला. खुद इन्वेस्ट किया हुआ है, खुद हमारा पोर्टफोलियो बना हुआ है और हमें पता है अब हम क्या कर रहे हैं मार्केट में. वी नो व्हाट वी आर डूइंग. सो जब आपको पता होता है ना आप क्या कर रहे हो, दैट इज नॉट गैम्बलिंग. मेरे पिताजी का MCX में नुकसान हुआ था. गोल्ड में वो ट्रेड करते थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था. उस टाइम उन्होंने 10 लाख का नुकसान किया था. हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी बात थी. और ये किस साल की बात है यार? अब साल वाल तो भूल जाता हूँ, मेरे नंबर्स बड़े वीक हैं, ठीक है. बट कहने का मतलब बचपन की बात नहीं, बचपन मतलब मैंने काम करना शुरू करा था तो मेरे इनिशियल ईयर्स की बात है. 18-20 के आसपास. हाँ मतलब काम भी नहीं शुरू किया था शायद मैं, हो सकता है स्कूल में, मेरे को याद नहीं. मतलब 18-20 के आसपास की बात होगी, 18 साल के आसपास की बात होगी, तो उससे नीचे की बात होगी शायद. तो उनका जब नुकसान हुआ ना तो वो एक डेंट था हमारे लिए. तो एक बार जब मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया, मतलब अब क्या होता है ना, बिना पानी में उतरे आप स्विमिंग सीख नहीं सकते, तो बिना ट्रेड करे आप ट्रेडिंग करना नहीं सीख सकते. मैं तो क्लियर बोल सकता हूँ ये चीज़. तो जब मैंने ट्रेड करना शुरू किया, एक बार मैं अपने ऐसी दोस्त से बात कर रहा था कि भाई मैंने ऐसे ऐसे कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रखे हैं इतनी क्वांटिटी पे, ये निफ्टी का ये भाव फलाना डिमागा. तो क्या है ना, एक रूम बना हुआ है मेरे घर में, तो वहाँ पे हमने एक छोटा सा ऑफिस बना रखा है, उसी के जज्बात मंदिर है. तो मम्मी मंदिर में पूजा करती हैं, तो मम्मी सुन रही थी सारी बातें. तो मम्मी को लगा इसे भी लग गई यार, पापा वाली लत लग गई इसे तो, ठीक है. आई, लैपटॉप बंद किया और ले गई, कुछ नहीं बोला. मैंने कहा मम्मी पोजीशन चले, तेरी है ऐसी की तैसी पोजीशन. कुछ भी हो, क्या कर रहा है तू ये? मतलब उनके लिए दिस इज गैम्बलिंग, जुआ ही है उनकी. जुआ है. सो मैंने इसका खुद से डिफाइन किया, व्हाट इज गैम्बलिंग. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन ऑन द नेक्स्ट बॉल. अगर मैं कोई क्रिकेट में सट्टा लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता अगली बॉल पे छक्का पड़ेगा या आउट होगा, मुझे तो नहीं पता ना. बट व्हेन यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव अ बैक टेस्टेड डेटा, you have probability, you have numbers, you know what is your max loss, you know what is your max profit. So when everything is calculated, that is not gambling. जब रिस्क सोच समझ के लिया, रिस्क पता है जाएगा तो जाएगा क्या. हम कर क्या रहे हैं, हम कोई रूले में जाके रेड और ब्लैक पे पैसे नहीं लगा रहे कि रेड आएगा ब्लैक आएगा. रेड पे लगाया और ब्लैक आ गया और सब कुछ हार गया, ऐसा नहीं है ना. हमें पता है हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. जैसे मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, प्रॉपर्टी आज खरीदी, हो सकता है कल भाव नीचे आ जाए, हो सकता है ना. तो क्या नुकसान हो गया क्या? नुकसान तो तभी होगा जब रियलाइज करूंगा मैं उसे. सो लॉस इज ओनली व्हाट आई रियलाइज. मतलब जैसे मैं बुक करता हूँ, अदरवाइज तो सब पेपर पे है, सब मुंह माया है भाई. तो अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने इन कंपनीज के शेयर्स खरीदे हैं. हाँ मुझे समझ आता है PE रेशियो क्या होता है, मुझे समझ आता है कि मार्केट में हमेशा ओवर वैल्यूड रेट पे रहते हैं स्टॉक्स, वो कभी भी अपनी वैल्यूएशन लूज कर सकते हैं, इतना मुझे समझ आता है. बट जब वो अपनी वैल्यूएशन लूज कर रहे हैं तब क्या मैं पैसे डाल रहा हूँ? क्योंकि ये कंपनियां हैं, ये कहीं नहीं जाने वाली. जो मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरे पास जमीन है, वैसे इन कंपनीज के पास भी जमीन है, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज भी हैं, सब कुछ है, बट बिजनेस है भाई. तो ये चीज का माइंडसेट पहले मैंने बनाया. और फिर जैसे रूल्स मैंने बनाए, इसमें रूल जैसे एक पहला था कि भाई मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा. दूसरा, स्टॉक मार्केट में हेविली इन्वेस्ट करूंगा, जिसके लिए मैं ETFs में इन्वेस्ट करूंगा. ETF क्यों वो और म्यूचुअल फंड क्यों नहीं, उसके लिए ऊपर मैं बहुत बार बातें कर चुका हूँ. मुझे ETF ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं उन्हें अपने आप लिमिट ऑर्डर मार के खरीद सकता हूँ, अपने पता है किस रेट पे खरीद, और वो मुझे सस्ते पड़ते हैं. हाँ, एनी टाइम सस्ते पड़ते हैं. एक्सपेंस रेशियो भी बहुत, एक्सपेंस रेशियो कम है, और जब मुझे बेचना होता है मैं बेचता हूँ. इट इज़ अ काइंड ऑफ ए म्यूचुअल फंड ओनली. ETF भी म्यूचुअल फंड ही है, बट मैं खुद से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसमें. सो मैं पैसिव इन्वेस्टिंग को एक्टिवली करना चाहता हूँ, पैसिव को. और पैसिवली नहीं, इतना वेला नहीं हूँ मैं, सॉरी इतना मेरे को काम नहीं है, सॉरी इतना भी बिजी नहीं हूँ मैं, कि मतलब थोड़ा वेला भी हूँ. हाँ थोड़ा सा, इतना तो टाइम दे दूंगा, 15 मिनट दे सकता हूँ रोज के. तो अगर मैं इतना दे सकता हूँ तो भाई और क्या मांग रही है मेरे से मार्केट, कुछ नहीं मांग रही. सो ये रूल बनाने के बाद मैंने डेफिनेटली ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से किया है. जितनी स्ट्रैटेजीज लोग बनाते हैं, प्लान करते हैं, मैं आज भी याद है, मैं मूवी देखने जाता था तो मूवी की जगह मुझे चार्ट दिखते थे. लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, सच में
मैं वाइफ के साथ वो अवतार अभी 2 आई थी, पता नहीं कौन सी आई थी, मैं वो देखने गया था, तो चल मूवी रही है और मेरी वाइफ ने पूछा कि मूवी कैसी लगी, वो मेरे दिमाग में क्या चल रही थी, स्ट्रैटेजी। आज यार बैंक निफ्टी इतनी गिरी थी और इसमें इस टाइम पे ये वाली स्ट्रैटेजी करते, ये वाले ऑप्शन सेल करते, ये करते, ऐसे करते, ये करते, तो यार इसमें इस तरीके से पैसे बनते। इवन मोमेंटम में भी ना साइडवेज चली जाती, ऐसे मतलब अपना कुछ अलग चल रहा है, वो प्रोसेसिंग चल रही है। तो मतलब वो टाइम दिया, अब देने के बाद उसे सिस्टमैटिक कर दिया, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो ना तो आप इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये आपके साथ चलेगा। आप वॉशरूम जा रहे हो, ये साथ चलेगा। यार जो भी अमाउंट बंदा लगाता है, इट इज़ नॉट अबाउट वो अमाउंट ज़्यादा कम है, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा होता है, उसके लिए तो बड़ा ही है। ठीक है, कोई कुछ भी लगाता है ट्रेड में, वो उसके लिए बहुत बड़ा होता है, और जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। सो हमने उसे सिस्टमैटिक करने की कोशिश करी। अब मेरा सिस्टम तो 90% लोगों को समझ भी नहीं आएगा, पसंद भी नहीं आएगा। पसंद क्यों नहीं आएगा? मेरा रिवॉर्ड ही इतना कम है कि उन्हें पसंद ही नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। हाँ, मतलब हम 0.3, 0.4, 0.5 पे भी खुश हो जाते हैं। 1% हमारा दिन आ गया तो दिन बन गया। हमारा मैक्स लॉस भी 1% का होता है। कहने का मतलब है 1%, मतलब आप समझ रहे हो कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया या 1 लाख रुपये ट्रेडिंग में डाला तो आपने 1,000 रुपये बनाया। ये तो 1 लाख वाली बात बोल दी। जिसके पास 50,000 रुपये है उसने 500 रुपये कमाए, वो कहेगा 500 रुपये तो मैं अभी यूं ट्रेड मारूंगा, यूं बना लूंगा, मैं दे देता हूँ। नहीं मैं यूं ट्रेड डालूंगा और यूं बना लूंगा। तो कहने का मतलब है कि वो सारी चीज़ों से हम ऊपर उठ गए, मतलब वो अब छोड़ दी नहीं, वो पकड़ी भी बहुत कम टाइम के लिए थी, जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट से। इट इज ऑल मैथमेटिकल, मतलब आप क्या कर रहे हो, इट हैज़ टू बी मैथमेटिकल, आपको पता होना चाहिए। तो हमने कोई ट्रेडिंग के लिए अलग से पैसे डाले नहीं। मैंने एक सिंपल सा सिस्टम लोगों को बताया जो मैं फॉलो करता हूँ, कि जो ETF में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उन्हीं में प्लेज कर देता हूँ, प्लेज करके मार्जिन आ जाता है और मार्जिन से हम ट्रेड करते हैं। एंड दैट इज इंटरेस्ट फ्री मनी फॉर मी, इंटरेस्ट फ्री मनी फॉर मी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिना ब्याज के मुझे पैसे मिल गए हैं। अब अगर मैं उन्हें यूज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। इन्वेस्ट तो कर दिया, इन्वेस्टिंग जो रिटर्न देगी, वो तो बैकएंड पे चल ही रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल गया, आपके किसी करंट अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं करंट अकाउंट में, मतलब इंटरेस्ट तो आएगा नहीं। हाँ। अब अगर आप यूज करना जानते हो तो आप यूज कर लो, और नहीं करना जानते तो पड़े रहने दो, FD में डाल दो। नहीं डाल सकते ना। करंट अकाउंट कुछ नहीं होगा, FD भी नहीं होगी उसकी, मान लो आप FD नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है। सो अगर करंट अकाउंट में पैसे पड़े और मैं कह रहा हूँ FD नहीं कर सकते, आपके पास 10 करोड़ रुपए है। अब अगर आपने कोई बड़ी ट्रेड कर दी और लॉस हो गया तो लग जाएगी, पैसा तो आप ही का है, पैसा आपका है। और अगर आपने सोचा यार कोई बात नहीं, इसके ऊपर 50,000 ही आ जाए, लाख ही आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्या बुरा। आप मुझे बताओ ना, उस पर इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा, हाँ, उस पैसे को आप खर्च भी नहीं कर सकते, बट आप उससे कमा सकते हो और कमा के खर्च कर सकते हो। बट लूज करने का बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि लूज किया तो आपके पैसे कटेंगे, वो कम हो जाएंगे। तो नाउ व्हाट विल यू डू? जितना रिस्क फ्री हो सके, भले ही 10-20 हज़ार 50 हज़ार। हाँ, तो रिस्क फ्री तो कुछ नहीं होगा अगर ट्रेड कर रहे हो तो, फ्री जितना हो सके। सो विद द मिनिमम रिस्क यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रैटेजीज इन स्टॉक मार्केट। कि यार मैं अगर रिस्क इतना लूंगा, हाँ रिवॉर्ड कम आएगा, क्या मुझे चलता है? मुझे चलता है, यही तो है ना। सो उसे डेवलप करने में हमें 2 साल लग गए। ओके, 2 साल के अंदर आपको मैं ये बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता लोग क्या वॉल्यूम क्रिएट करते होंगे, बट इंटरनेट पे जिन लोगों को सुन रहे हो ना, बस इतना मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम्स बहुत तोड़ हमने क्रिएट करे, क्योंकि पैसा लूज नहीं करना था, दैट वाज द मेन पॉइंट। तो पैसा बनाना था नहीं था, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है। बट वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज वी टेस्टेड। सब कुछ परफेक्ट चलना शुरू हो गया अक्टूबर तक, अच्छे पैसे बन भी गए। तो मान लो आपके 10 करोड़ के कुछ अच्छे पैसे बन गए। अक्टूबर के बाद इन्होंने जीरोडिटी बंद कर दी, तो हमारी जो रिसर्च इतने टाइम की थी उस पर पानी फिर गया। थोड़ा सा पानी फिर गया, क्योंकि हमारी ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज बैंक निफ्टी की थी। हमने पूरे साल बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस किया, और फिर जीरोडिटी की भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज थी, सब पे पानी फिर गया, बंद हो गई वो। तो रातों रात सेबी आई और सेबी ने कहा ये नहीं चलेगा, और ये नहीं चलेगा तो आप कुछ और ढूंढो, क्योंकि पैसा तो अभी भी 10 करोड़ पड़ा ही है ना। सो अगेन यू विल हैव टू स्टडी
अगेन यू विल हैव टू गो इन अ थॉट एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, बैक टेस्टिंग, डेटा. अब वो सब समझ आता है, ढंग से समझ आता है कि हम क्या कर रहे हैं. सो अगेन अब एक सिस्टम को हमने सेट कर दिया. बट वो सिस्टम क्या है? क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे पैसे बनाने हैं? नहीं. क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे पैसे बना लिए? नहीं. हमने एक सिस्टम डेवलप किया जो लॉन्ग टर्म में अच्छा चलेगा, और इस सिस्टम को मैंने नाम दिया डुअल कंपाउंडिंग. ओके. क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है ETF में इन्वेस्ट करके. इस पे आर्ग्यूमेंट्स पे मैं फुल स्टॉप लगवा चुका हूँ, लगवा भी चुका हूँ. मुझसे कोई अब ETF इन्वेस्टिंग के आर्ग्यूमेंट पे नहीं जीत सकता, क्योंकि वो मैं कन्विंस्ड हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ. और आप मुझे अब कन्विंस नहीं कर सकते कि आप कहोगे यार ये स्टॉक्स में ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. मैं कन्विंस्ड हूँ. और आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है. जैसे कि भाई साहब की शादी होगी और इनके घर वाले इनके लिए अगर बीवी ढूंढ के ले आए, तो फिर ये फुल स्टॉप लगाएंगे उस पर कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ. अब अगर अंकित भाई कहेगा नहीं यार तेरे को तो 2-4 मैं और बताता हूँ रिश्ते और शादी हो गई है, तो अब क्या करोगे आप? तो एक तरीके से मैंने अपने इन रूल से शादी कर ली भाई. ये रूल्स मुझे एक चीज़ पता है, जैसे एक लड़की होती है ना, तो यार घर बसा के रखेगी ये लड़की. ये कैटरीना कैफ हो या ना हो, ये घर बसा के रखेगी. तो आपको चूज करना पड़ेगा. कैटरीना कैफ के चक्कर में घर जाएगा. एग्जाम्पल है, मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. हो सकता है घर बसा भी दे, हो सकता है यार तुम्हारी तो वहां से लॉटरी निकल जाए, हो सकता है ना. बट कुछ चीजें पता होती हैं कि भाई ये एक एग्जाम्पल, एक लड़की के लिए बोलते हैं घरेलू लड़की है, फैमिली ओरिएंटेड है, संस्कारी है, पूजा पाठ करती है, माँ बाप का ध्यान रखती है, तो ये क्वालिटीज तो अच्छी होती ही हैं. अब अगर आप कहो यार एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, आउटगोइंग है, मॉडर्न है, वो सब एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, बट आपको चलेगी नहीं चलेगी वी डू नॉट नो. आप कैसे हो, क्या आप उतना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो? आपको खुद भी देखना ना. सो सिमिलरली ये मैं एग्जांपल्स पता है लड़की के क्यों देता हूँ, ये मेरे जो ज्यादातर ऑडियंस है ना, ये सब यंग है. जो समझ में आती है जल्दी. हाँ, मतलब क्योंकि जब मैं था तो मुझे भी ऐसे समझ आता था. अब देखो मेरे दाढ़ी के बाल तो सफेद हो रहे हैं, मैं बातें ही कर सकता हूँ. ठीक है, अब तो 2 बच्चे हो गए मेरे, बट बातें कर सकते हैं. बातों के लिए बुलाया तुमने मुझे. सो उसमें हमने ये सिस्टम निकाला कि भाई ये मेरा सिस्टम है, आई विल फॉलो दिस. इट डजंट मैटर हाउ मच मनी आई एम मेकिंग. आई एम मेकिंग लेस, आई एम मेकिंग मोर, आई एम हैप्पी. क्योंकि होता क्या है, जो आपके फाइनेंसेस होते हैं ना, ये बहुत पर्सनल चीज़ होती है. जैसे हम कहते हैं ना, किसी आदमी से उसकी इनकम मत पूछो, किसी को बुरा भी लग जाता है. किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है. जो फाइनेंसेस हैं, क्या मैंने आपसे पूछा आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना आपके पास ज़्यादा होंगे तो आप मुझे दे नहीं दोगे, कम होंगे तो आप मेरे से मांगोगे तभी मैं दूंगा नहीं. ये भी मेरा एक रूल है. ये भी मैंने सीखा है. पैसे उधार दे के सीखा कि उधार नहीं देने का. चाहे किसी की कितनी मजबूरी हो भाई देख, हेल्प करनी है, मैं अभी आ जाता हूँ. मैं खड़ा हूँ. तेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना, मैं लेकर जाऊंगा. पर तू बोलेगा बिल तू भर दे, भाई वो नहीं कर पाऊंगा. और कभी कभी क्या होता है कि खुद से मन करता है, तो मतलब देखो क्या होता है ना, जो दान है वो गुप्त होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. लोग क्या होता है वीडियोस बनाते हैं, और वो भी अच्छा है क्योंकि उससे सोसाइटी मोटिवेट होती है और करने के लिए, और वो अच्छी चीज़ है. बट उसे मैं ऐसे बोल नहीं रहा, बट मुझे अगर कहीं पर भी लगता है किसी को कोई ज़रूरत है, तो जब सामने वाला नहीं मांगता तब मुझे करने में मज़ा आता है. खुद के मन से. हाँ, जो मांग रहा है उसे मैं दूंगा नहीं. उसे मैं क्या दूंगा, ऊपर वाला देने वाला, वो नहीं दे रहा तुझे तो मैं क्या दूं. बट एक बंदा मेहनत कर रहा है. एग्जाम्पल है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसके शूज़ फटे हुए हैं, तो मैं जरूरी नहीं उसे पैसे दूं. भाई अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, भाई एक शूज़ गिफ्ट कर दिए किसी को, तो बंदा स्ट्रगल कर रहा है. मुझे पता है कि भाई घर बार छोड़ के आया हुआ है. कोई आप कहीं जाते हो, आपको लगता है कोई बच्चा बैडमिंटन अच्छा खेल रहा है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेरी डे टू डे लाइफ है, उसी से एग्जांपल दूंगा. कोई बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है, टैलेंटेड है, बट है ना, देख रहा हूँ यार वो जो रैकेट से खेल रहा है ना, उसकी एक स्ट्रिंग टूटी हुई है और तब भी खेल रहा है. और वो एक दिन से नहीं खेल रहा, वो पिछले हफ्ते 10 दिन से खेल रहा है. एक दिन आपने अपना एक रैकेट गिफ्ट कर दिया, आप तो दोबारा खरीद सकते हो. यार तू अच्छा खेलता है, मैं चाहता हूँ तू आगे बढ़. तो उस बच्चे के लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है. तो जो रेड लाइट पे मांगने आ रहे हैं, वहां पर आप करना चाहते हो आप करो, बट कहीं पर आपको लगता है ना सोसाइटी में आपकी जरूरत है कहीं पर, और कोई मांग नहीं रहा तब भी वो कर रहा है, तो वहां पे आपको हेल्प करनी चाहिए. वो बिना मांगे भी अपना स्ट्रगल कर रहा है. हाँ, और बट मांगेगा तो मैं दूंगा नहीं, ये रूल बना रखा है. मतलब बिल्कुल क्लियर है, कोई रिश्तेदार कोई फ्रेंड, क्योंकि वहां पे रिश्तेदारी खत्म होती है, दोस्ती खत्म होती है.
जो नहीं मांग रहा उससे आपको वापस भी नहीं चाहिए, हाँ है ना, उससे आप कुछ मांग थोड़ी रहे हो, आपने कर दिया, खत्म हो गई बात। बट जब आप किसी को उधार देते हो तो आपको वापस भी चाहिए होते हैं, वो देते ही नहीं है लोग, आपको फिर नहीं उनके देने पीछे होते। दौड़ना और पड़ता उनकी है। आदत बन जाती है, हाँ। और रिलेशन खराब होता है। मैंने मतलब आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंड्स, क्योंकि पैसे के बाद ना फिर वो दोस्ती नहीं रह जाती, वो फिर अलग ट्रांजेक्शनल हो जाता है। ट्रांजैक्शनल हो जाता है। सो ये मैंने एक रूल बनाया। अब इसी तरीके से इसी बैक टू द कॉन्सेप्ट पे हम आ रहे हैं, ETF, आई एम प्लेजिंग, वी आर डूइंग इंट्राडे ट्रेड। सो होता क्या है, यू कैन ऑल्सो डू ओवरनाइट ट्रेडिंग, वो भी आप इंटरेस्ट फ्री कर सकते हो। उसका रूल होता है कि भाई आपको कैश में भी जितने की पोजीशन बना रहे हो उसका 50% होना चाहिए। वो लोगों को पता नहीं होगा, वो मुझे भी कब पता लगा जब मैंने ट्रेड्स करे और मुझे समझ आया मेरे को चार्जेस लग रहे हैं। सो आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ चार्जेस। अब तुम लोग रोते हो ना, ब्रोकरेज दिए, चार्जेस दिए, अपन ने बहुत दिया है, ठीक है, तो वो देख के समझ आया। तो ओवरनाइट के लिए वी हैव मेड सम पोजिशनल सिस्टम जो हमने पिछले 24 साल के डेटा पे ट्राई किया, विच इज़ गोइंग ब्रिलियंट, मतलब बढ़िया चल रहा है वो सिस्टम। उस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। सो मैंने इसका नाम दिया है ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये नाम नहीं चुरा सकते, मैंने इनका वो ट्रेडमार्क करा लिया है। सो डबल कंपाउंडिंग सिस्टम और ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम जो है ये अब हम फॉलो कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ माय विजन? माय विजन इज आई विल फॉलो दिस सिस्टम फॉर लेट्स से 5-10 ईयर्स नाउ, और 5-10 साल का एक जर्नी जिसमें मैं वो ट्रेजेक्ट्री दिखाऊं कल को कि यार देखो ये सिस्टम है। मैं तब भी बात करता था जब मैं भाई इन्वेस्टरोग्राफर के पॉडकास्ट पर आया था, आज से 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ, और आज भी मैं यही सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, और इस सिस्टम ने मुझे ग्रोथ दी है। ये सिस्टम अच्छा है। जिन लोगों को ये सिस्टम अच्छा लगे, सिस्टम कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एक सिस्टम अच्छा लगे, एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, तो आप लोग भी इसे चाहें तो अडॉप्ट कर सकते हैं। देखो कोई चीज़ मुझे हेल्प कर रही है, मेरे लिए अच्छी चल रही है, तो उसे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई मुझे किसी से नुकसान हुआ वो बताने में ज़रूर बताना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट व्हाट पुष्कर राज ठाकुर इज ऑल अबाउट इन स्टॉक मार्केट नाउ, इट इज़ ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम। ओके। सो और मैं यार अभी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि बहुत बड़ा, मैं तो ट्रायल एंड टेस्ट कर रहा हूँ अभी। सो अभी क्या है कि हो सकता है मैं इसमें कई सारी चीज़ें इंप्रूव करूँ, इंप्रूवमेंट्स होंगी, टाइम के साथ वो होती रहेगी। वो होती हैं कि क्योंकि अभी देखो मार्केट में आपने बुल रन देखा है, अभी तो आपने मार्केट को उतना गिरते हुए नहीं देखा। जो आज मैं मार्टिंगल बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा करूंगा, जब करने की बात आएगी तो हो सकता है मेरा भी हाथ कांपे कि भाई अभी इतनी गिर गई यार और गिरेगी, क्योंकि नुकसान तब दिखेगा। और बस सिस्टम नहीं होता है ना, दूसरा उसके पीछे साइकोलॉजी भी होती है, तो वो भी काम करने लग जाएगी। जब मार्केट गिरेगा तो आपको भी डर लगने लग जाएगा। और 4 बातें होंगी, दुनिया खत्म होने वाली है, वॉर हो गया, ये हो गया। तभी मार्केट गिरेगी जब ये 4 बातें होंगी। ये तो मुझे समझ आ रहा है क्योंकि कोविड में वो चीज़ हम देख चुके हैं। सो अब क्या है कि आई लिव इन अ वेरी पीस ऑफ माइंड ऑफ अ स्टेट, कि भाई मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत काम है इस वक्त। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है। देयर इज अ सिस्टम, एक अलार्म लगा होता है जब मैं देख लेता हूँ। सो मुझे इस चीज़ से अब ये है कि यार मैं एक पीस ऑफ माइंड के साथ चल रहा हूँ। और देखो ग्रोथ जो हो रही है किसी की ज़्यादा किसी की कम होगी, बट एक चीज़ है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में जो भी इन्वेस्ट करेगा उसकी ग्रोथ होनी निश्चित है। अब देखो मार्केट की अगर रिटर्न की बात करें, मार्केट एग्जाम्पल 12% का रिटर्न देता है, मैं कहता हूँ 10 देगा, कम दे देगा, 10 देगा, मैं इन्फ्लेशन को बीट कर रहा हूँ, ओके मेरी ग्रोथ आ रही है। मैं ट्रेडिंग से महीने का मैं कहता हूँ चलो 1% बना लूंगा, 1% महीने का, क्या इतना मैं बना सकता हूँ? उससे ज्यादा ही बन रहा है, बट मैं कह रहा हूँ 1% बनेगा लॉन्ग टर्म में। मान के चल 12 होता है, इसे भी 10 कर लो, 10 और 10 20। आई एम बीटिंग मोस्ट म्यूचुअल फंड्स। और अगर ट्रिपल कंपाउंडिंग की बात करूं, जो ओवरनाइट पोजीशंस हैं उसमें पोजीशन साइजिंग बहुत छोटी होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, बट उसमें जो रिटर्न बनता है वो पूरे महीने का जाके आधा 1% बनता है। ओके। सो मैं आधा % भी मानूं तो साल का 6% है, 5 ही लगा लो, 25% रिटर्न, व्हाट एल्स यू नीड। सो अगर इस सिस्टम को 10 साल 15 साल 20 साल कर लिया गया ना, तो वी आर द किंग भाई। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सिस्टम मैंने लोगों को बता दिया। तो देयर इज ऐसा कोई हिडन सीक्रेट नहीं है कि भाई मेरे पास है तुम्हारे पास अब नहीं है, बट इसमें लगेगा क्या डिसिप्लिन, वो तुम्हारे पे है नहीं। जब मार्केट गिर रही थी तुम उस वक्त घूमने चले गए थे, डर गए थे, भूल गए थे, या और नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, रूल ही भूल गए। और जो ट्रेडिंग का भी रूल है ओवरनाइट का, उसमें 5 मिनट लगते हैं और पोजीशन बनाने में, और रूल बेस्ड है। बट मुझे लगता है मैं उसे तब सिखाऊंगा जब मुझे मतलब मैं कुछ बड़ा उखाड़ दूं थोड़ा सा। कॉन्फिडेंस तो देखो है, बट क्या, क्योंकि एक मार्केट में टेस्ट किया, सो आई वांट टू सी मल्टीपल फेजेस ऑफ द मार्केट।
बुल मार्केट, बियर मार्केट, कंसोलिडेटेड मार्केट, और ऐसे 3-4 साइकिल नहीं निकल जाए, जब वो लोगों के पास जाए तो पूरी तरह से टेस्ट होकर जाए। हाँ, और वो उसमें भी क्या होगा, स्ट्रैटेजी होगी। राइट। सो कि जो मेरी स्ट्रैटेजीज हैं वो मैं रिवील करने के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मुझे छुपा के, बट उसमें होगा क्या, उतने टाइम में पैसे बना चुका हूँ। उसके बाद क्या होता है, तो मतलब वसूल भी हो चुकी है। होता क्या है कि मार्केट ना एक जैसी नहीं रहती। ये समझ आया है, तीन साल ही मैंने फुल फ्लेज दिए मार्केट को, तो 3 सालों में मुझे समझ आया मार्केट एक जैसी नहीं रहती, मार्केट चेंज होती रहती है, मार्केट इज डायनामिक इन नेचर। सो कल को चेंज होगी, फिर से कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब क्या है कि कोई एक होता है नकल के लिए नकल चाहिए, तो अगर मैं अपना सब कुछ बता भी दूंगा, कोई नकल भी करेगा और मार्केट चेंज हो गई, उस टाइम पे हम अकल लगा रहे होंगे और वो नकल ही कर रहा होगा, तो वो फेल हो जाएगा। ये चीज़ है। तो क्या है कि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में इस तरीके से कुछ भी एक्स्ट्रा करना है तो। सो मैं इस चीज़ में बड़ा सॉर्टेड हूँ, व्हाट वी आर डूइंग, एंड मैंने हमारा जो भी है वो बताने की कोशिश करी है। आई होप लोगों को समझ आएगा। क्विक 2 सवाल है। सबसे पहला तो जो लेवल्स निकाली गई थी उसके पीछे का रीज़न क्या था, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी, उसके पीछे की सोच क्या थी। दूसरा सवाल ये एक बार हो जाए तो अपन फिर उसको लेते हैं। सो गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। तो मैंने एक ऑफिस में एक लड़का हायर किया था, वो एक बहुत बड़े हेज फंड के लिए काम करता था। वो हेज फंड्स के लेवल है, वो हमने कॉपी कर लिया अपने लिए। तो हम अपने ऑफिस में अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हायर करते रहते हैं। हाँ। वो मेरे को बड़ी रिसर्च का कीड़ा है। मतलब मैं हर महीने आप कह सकते हो R&D पे पैसे वेस्ट करता हूँ। तो वेस्ट ही बोलूँगा उसे, क्योंकि वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स यार, हम करते हैं। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं किसी भी चीज़ में है तो मैं बढ़िया बढ़िया लोग हायर करता हूँ। तो आई हैव हायर्ड अ वेरी जीनियस गाय। उसने हम आर्बिट्राज ट्राई कर रहे थे। अब आर्बिट्राज बताऊंगा ना लोगों को तो कहेंगे क्या बकवास की चीज़ है। तो हमने आर्बिट्राज ट्राई किया था। तो आर्बिट्राज एक हेज फंड है जो हेज फंड ना आर्बिट्राज टाइप ही करते हैं, लॉस नहीं चाहिए उन्हें। तो आर्बिट्राज बेसिकली यही होता है, लॉस नहीं होता है। तो आप एक तरीके से एक जगह पे खरीदते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है उसमें। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो एल्गोस बन जाती है आज की डेट में सब कुछ, है ना, ऑटोमेट हो जाता है। हाँ, ऑटोमेट हो जाता है। और उसमें क्या होगा, हमारे चार्जेस तो बहुत लगे, पैसे बहुत कम बने, तो हमने फिर उसे भी थोड़े टाइम के लिए रोका हुआ है। बट आर्बिट्राज में कोई ऐसा बुराई कुछ नहीं है। तो हमने ऑफिस में एक हायर किया था, तो ही हैज़ वर्क फॉर सम हेज फंड्स। तो उसने हेज फंड से जब वो होता है क्या, वो जब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, तो हमारे ऑफिस में एक जगह है, वहाँ पे व्हाइट बोर्ड बना हुआ है। हम ना 2-2, 3-3 घंटे लगा के एक स्ट्रैटेजी पे ढंग से बात करते हैं। ओके, तरीके से बात करते हैं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर कुछ कैपिटल लगाते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। 1-2 महीने लगते हैं, तो करते हैं ऐसे, मज़ा आता है। हम हेज फंड नहीं है, बट मेरे को अपने मज़ा बहुत आता है। और लोगों को अलग अलग एडवेंचर के शौक है भाई। लोगों को क्लब जाने का शौक है, मुझे ये वाला शौक है। तो सबके अलग अलग शौक है। दूसरा जो सवाल था मेरा, कि आपने कहा कि 3 साल ही हुए हैं जहाँ पे मैंने मार्केट को फुल फ्लेज देखा है, या मार्केट को इतना नज़दीक से देखा है। क्या डर लगता है कि आने वाले सालों में भी मार्केट ऐसी ना चले और मार्केट नीचे जाने लग जाए तो क्या होगा? मुझे तो कोई डर नहीं लगता, क्योंकि आई एम वेरी यंग यार। जाए ना नीचे, एक बात बताओ, अगर मार्केट चलती रहेगी मैं पैसे कहाँ से डालूंगा? मैं तो इतना अमीर हूँ नहीं कि हर कोई स्टॉक को 50-50 के पी पे खरीदूं जाके। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट नीचे गिरेगी तभी तो आम आदमी खरीद पाएगा। सर आज मार्केट के लिए आप, मैं, कोई भी है ना, हम कुछ नहीं है। हम एक छोटी सी बूंद भी नहीं है। ये मार्केट इतनी बड़ी है, अच्छे का घमंड ना रात में तोड़ सकती है। कोई कहेगा ना जी मैं 1000 करोड़ का आदमी हूँ, तू मार्केट के सामने कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल, वो कुछ नहीं है, तू हजम कर जाएगी वो यहाँ 1 मिनट की कैंडल में। तो कहने का मतलब है कि मार्केट इज डैम बिग, एंड मेरे लिए मार्केट एक टीचर है। तो मार्केट गिरेगी, आई विल लर्न फ्रॉम इट। तो मैंने इसका क्या जो ये निकाली थी स्ट्रैटेजी, इसका रीज़न क्या था। मान लेते हैं हमारी मार्केट जापान की मार्केट बन गई, मान लेते हैं, ऐसा होगा नहीं बट मान लेते हैं। तो जापान की मार्केट ने ओवर द मल्टीपल ईयर्स, आपको पता है, रिटर्न नहीं दिया। 15-20 साल कुछ कोई रिटर्न नहीं दिया। चाइना की मार्केट लगातार गिर रही थी, अभी भी गिर रही थी, अभी स्टिमुलस दिया तो थोड़ी सी बढ़ी है, उसके बाद वापस गिर गई। वो ज़्यादा नहीं गिरी बट अभी ऊपर ही है, उस लेवल से तो ऊपर है, बट हमारे इन्वेस्टमेंट के लेवल से ऊपर। सो आई बॉट MAH के टेक फॉर 12 रुपीज़। ओके, सो अभी तो डबल कर दिया उसने पैसा। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। सो मैंने कहा आई बीन लकी बिकॉज मैंने जब शुरू किया तो मैं लकी बोलूँगा अपने। सो पॉइंट इज दिस कि आपने कहा कि आपको डर लगेगा, मुझे नहीं डर लगेगा। उसका रीज़न एक तो जब मैं नीचे गिर रही होगी एवरेज कर रहा हूँ।
सो अब मैं इसका मैथमेटिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर एक वीडियो बनाया मैंने, अगर लोग उसे समझे तो उन्हें समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो मान लीजिए आप दोनों ने 100 रुपये इन्वेस्ट करे आज मार्केट में, और मार्केट 50% गिर गई, तो आपके 100 रुपये का क्या होगा? 50 रह जाएंगे। अब 50% लॉस हो, 50% नेगेटिव रिटर्न्स पे आप खड़े हो, ठीक है। अब वापस से आपके 50 के 100 होने के लिए मार्केट को कितने % रिटर्न देना पड़ेगा? डबल होना पड़ेगा, 100%। 100% रिटर्न देना पड़ेगा। तो अगर मार्केट जब गिर रही थी तो देखो मैं क्या कर रहा था, 10, 17, 24, 33, 50 मैं पैसे लगा रहा था, और मैं अपनी SIP तो जो एक फॉर्म में कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ। तो मैं नीचे गिरते हुए ज़्यादा पैसा नीचे लगा रहा हूँ। 16 रुपया तो मैंने तब डाला जब मार्केट 50% गिरी, है ना। तो मेरी एवरेज प्राइस जो है ना वो कहीं ऊपर 30% के आसपास आ गया, ठीक है। एवरेज तो ऊपर आ जाएगी मेरी, तो क्योंकि एवरेज ऊपर आ चुकी है, जैसी मार्केट बाउंस बैक करेगी आपकी रिटर्न होगी 0। जब मार्केट अपने वहां पर पहुंचेगी, ठीक है, मेरी रिटर्न होगी कोई 80%, 70% के आसपास। क्यों होगी? क्योंकि मैंने तो नीचे से पैसे डाले ना, आपने अपना बाइंग प्राइस नीचे ले आया हो। तो मैं तो वहां पे 70% पे खड़ा हूँ जहाँ पे आप 0 पे खड़े हो। तो इसलिए डर नहीं लगेगा, इसलिए जब भी मार्केट गिरती है मजा आता है। और फिर मैंने ये ट्रेडिंग वाला क्यों शुरू किया? अब सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर कोई ऑप्शन समझते हो तो जब भी मार्केट गिरती है विक्स बढ़ जाता है, विक्स बढ़ जाता है मतलब प्रीमियम बढ़ जाते हैं, ऑप्शंस में कमाने के लिए पैसा आ जाता है। तो जब मार्केट गिरेगी हो सकता है हम ऑप्शन से ज़्यादा कमा रहे हो, एक की जगह 4% आ रहा है। 4 तो चलो वो तब होगा जब बहुत ज़्यादा गिरेगा, कोविड जैसे क्रैश होंगे तो। बट मैं कहता हूँ एक मैंने बोला हो सकता है 2 दे दे मार्केट, 2.5 दे दे, 3 दे दे। तो अगर मार्केट ने ज़्यादा देना शुरू कर दिया तो जो यहाँ पर मैं एवरेज कर रहा हूँ हो सकता है रिटर्न ही ना बने पूरे साल, बट यहाँ पर ट्रेडिंग से और ओवरनाइट से मैं 10-15% पे खड़ा हूँ, तब भी आई एम बीटिंग मोस्ट म्यूचुअल फंड्स। कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है कहीं ना I am beating most mutual fund because when the market return is negative, your ETF portfolio is still somewhere, and you are making positive returns. Wow, यार! In the falling market, you are making positive returns. ये तो मैजिक हो गया। ये मैजिक हो गया। ये आज नहीं समझ आएगा, ये मुझे नहीं समझ आएगा आज, क्योंकि आज ना उतना बड़ा पैसा लगा है, ना उतना ज़्यादा टाइम हुआ है। ये ओवर द इयर्स जब मैंने बोला ना, मैंने आपको बोला मेरे लिए वो होराइजन कम से कम 5 से 10 साल का है, जब मैं इसे फुल फ्लेज टेस्ट कर लूँ, जब वो पूरी साइकिल दिख जाए, जब वो मैं सारी साइकिल्स देख लूँ, तब मेरे लिए वो होगा कि यार ये मैंने अपने बच्चों के लिए एक जनरेशनल सिस्टम निकाला है, जो कहते हैं ना दादाजी को सिखा के गए, वो रेसिपी सिखा हाँ वो रेसिपी, वो ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम की किताब पकड़ा दूंगा। वो जो द सीक्रेट वो किताब आई थी ना जब वो चली थी उसकी मूवी, कि एक किताब है जो आपको करोड़पति बना सकती है। तो ये सिस्टम ऐसा होगा जो लोगों को अच्छी विल देगा कि भाई हमारे दादाजी ने वाला सिस्टम फॉलो किया था और इससे उन्होंने ये बनाया, फॉर्मूला लॉकर में रखा है। हाँ तो मैं पब्लिक कर दूंगा, क्योंकि इसी मेरे को लगता है अगर आप देखो फॉर्मूला देने के बाद भी कोई ये डिसिप्लिन ना बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। क्रिकेट खेलना और क्रिकेट खेलते हुए डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। विराट कोहली में ऐसा क्या है जो और प्लेयर्स में नहीं है? डिसिप्लिन। वही है कि किसी को सचिन बना देता है और किसी को कामली। मैं तो कामली जी से पर्सनली मिला हूँ। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे वो हैबिट समझ आती है ना, वाई ही इज़ नॉट सच एन एग्जाम्पल। आपको समझ आ जाएगा, आपको मिलते ही पता लग जाएगा। तो वो इट इज़ लॉन्ग टर्म यार, मतलब ये तो समझ आ गया था ना, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। ऐसा नहीं है ना कि मार्केट में लोगों को गारंटीड तरीके नहीं पता, गारंटीड तरीके पता है। आप कुछ दिमाग ना लगा के निफ्टी 20 में भी अगर डाल दोगे ETF में और लॉन्ग टर्म छोड़ोगे तो सबको पता है कि पैसा बनेगा, बट फिर भी उल्टे सीधे तरीके कर करके लॉस करने। मैंने बोला ना, मोस्ट पीपल लूज मनी फास्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी फास्ट। और पैसा कमाएंगे धीरे धीरे, फिर एकदम से फास्ट लूज करके वापस से फिर वो धीरे स्लो साइकिल में। तो बड़ी दिक्कत होती है ना, कैपिटल ही जीरो हो गया। आपका 50% लॉस को कवर करने के लिए 100% का रिटर्न चाहिए। पहले जुआ खेल रहे थे तो पता नहीं चड्डी बेच के जुआ खेलना पड़ेगा। और जुआ खेलना हमारी फितरत में है। अरे महाभारत में पांडव नहीं बचे भाई, हम कौन है? युधिष्ठिर ने जुआ खेल दिया भाई, तुम और मैं कौन है यार? हम तो उतने दूध के दूल्हे भी नहीं है। युधिष्ठिर क्या बोलते थे, धर्मराज। तो धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेल सकते हैं, अपनी पत्नी को दांव पे लगा सकते हैं। तो यार हम तो कुछ है ही नहीं, फिर वी आर नथिंग। सो ये कहने का मतलब है कि वो जुआ गैम्बलिंग माइंडसेट ना सब में होता है, उसको दबा के रखना पड़ता है। नहीं मतलब वो आपको वो बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल है यार, मैंने कभी लाइफ में ड्रिंक नहीं करी, कभी स्मोक नहीं किया, तो ऐसा नहीं होता कि यार आपका फ्रेंड सर्कल आप देख रहे हो, आपका मन नहीं करता यार ये कूल बन रहे हैं आप नहीं बनो,
बट फिर आपको पता है ये मेरा रूल है, ये मेरा रूल है यार, मेरे को रूल फॉलो करना है। हाँ, माइंड में अगर रूल रहे तो फिर आपको कंट्रोल करने के लिए एक चीज मेरा ये मेरा रूल है, ये मेरी लिमिट्स है। हाँ, ये मेरी लिमिट्स है, बस खत्म। अगर आपको अपनी लिमिट्स पता होंगी आप लाइफ में खुश रहोगे सर। आपको लिमिट पता होनी चाहिए। तो वो ये यहाँ पे कुछ लोग ले जाएंगे, हाँ भाई ड्रिंकिंग और स्मोकिंग में भी हमारी लिमिट है, 10 सिगरेट से ज़्यादा नहीं पीते एक दिन की। लोग तो यार 50-50 पी जाते थे, मतलब सबकी ऐसे ही है ना, 2 पैक की लिमिट है भाई अपनी। वही है, सबकी अपनी रिस्क एपेटाइट है। हाँ ठीक है भाई, वो द वेरी बेस्ट, बिकॉज मतलब यू कैन नॉट चेंज एवरीबडी एंड नीदर मैं किसी को बोल रहा हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ यार अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप कुछ पॉइंटर्स के लिए आए हो, कुछ कि हमें कुछ सीखने को मिले। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट इन जस्ट सम पेप टॉक्स ना, कि मैं कुछ आके बोल दूँ लोगों को हाँ चुटकुले सुनने में मज़ा आ जाए। दे शुड गेन समथिंग। ये सिस्टम फॉलो करने के बाद मतलब जो दिमाग वाले लोग होंगे ना वो कहेंगे वाह यार मज़ा आ गया, दैट वाज अ मास्टर क्लास। और कहीं ना कहीं उनको अपनी रिसर्च करने के लिए एक डायरेक्शन मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगी। और जो लोग नहीं समझना चाहते तो भाई ड्रीम 11 पे जाओ, टीम बनाओ। पूरा इंडिया ही वही रोज 1 करोड़ जीतो। जो लोग कर रहे हैं वो तो करो, फिर आपकी मर्जी है। और आई थिंक जो आपने एक चीज़ बताई ना, मैं भी इसके ऊपर रिसर्च करूंगा कि आपने कहा 10% पे एक अमाउंट डालूंगा, 17% गिरने पे और अमाउंट, 33 24 33 50। हाँ अब याद हो गया आपको। तो एक चीज़ जो मैं हर बार लोगों को बोलता रहता हूँ कि जैसे जब हम SIP नॉर्मल SIP भी करते हैं तो नॉर्मल SIP क्या हो रही है कि आपकी हर 1 तारीख को पैसा जा रहा है। तो अब उसमें क्या होता है कि आपकी टॉप पे भी बाइंग हो रही है, बॉटम पे भी हो रही है, बीच में भी हो रही है, हर लेवल्स पे मार्केट में टाइम टू टाइम बाइंग हो रही है आपकी। तो उसकी एक बहुत अच्छी पावर क्या होती है कि मान लो निफ्टी टॉप पर है, तब मैंने 100 रुपये डाले और मान लो मेरी 5 क्वांटिटी आई, और जब मार्केट आधा गिर गया 50% हो गया तब भी मेरे 100 रुपये SIP जा रही है। अब क्वांटिटी ज्यादा आई, क्वांटिटी ये तो एक नंबर चीज है भाई। तो लोगों को क्या लगता है कि 100 पे खरीदा, 50 पे खरीदा, एवरेज 75 होगा। 75 नहीं होगा क्योंकि नीचे डबल क्वांटिटी पड़ी है अपने पास। ये तो आपने अब वो मैथमेटिक्स को और ज्यादा आप डिटेल में लेंगे, और ये तो समझ ही नहीं आता लोगों को। तो ये जो मैजिक है ना, क्वांटिटी ज्यादा आती है, ऑटोमेटिकली सस्ते रेट पे आप कम खरीद रहे हो और सस्ते रेट पे ज्यादा खरीद रहे हो, महंगे रेट पे कम खरीद रहे हो। जैसे मैंने ETF में रूल बोला कि 1% गिरने पे 10,000 का, तो अगर 1% गिरा तो 10,000 का, वो और ज्यादा गिरेगा तो और सस्ता हो गया। अब खरीदा 10,000 का ही, या फिर 20 का खरीद लिया, ज्यादा परसेंटेज गिर गया, क्वांटिटी बढ़ गई भाई। वो नंबर ऑफ यूनिट्स तो मैजिकल है। बिल्कुल, ये तो आपने इस पे सोने पे सुहागा कर दिया। ये लोगों को समझ आ गया तो मतलब इन्वेस्टिंग खत्म हो गई है इस वाले पॉडकास्ट के बाद। तो आई थिंक ये चीज आपको इमीडिएटली अगर नहीं भी क्लिक हो रही ना, एक बार इसको कैलकुलेशन करके देखो, तब आपको कंपाउंडिंग के साथ जो सस्ते रेट पे बड़ी बाइंग करने का और वो जो पावर है ना, अभी पुष्कर भाई ने क्या बोला, आप डबल क्वांटिटी भी डाल रहे हो, ऊपर से आपकी आधी रेट पे भी जा रही है, 4 गुना हो गया वो। तो आपका किस तरीके से वो जनरेशनल वेल्थ फिर वहां से क्रिएट होती है अगले 5-10 साल में। एक क्रैश आया और वो जनरेशनल वेल्थ 5-10 साल में क्रिएट करता है। मैंने आपको क्या बोला, मतलब मैंने बोला भाई मैं इतना सॉर्टेड हूँ कि अगर वो क्रैश आया और मेरे पास पैसे नहीं हुए, मैं अपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेके पैसे डालूंगा। बट मैं डालूंगा, रूल बना लिया, क्योंकि भाई उस वक्त नहीं हुए तो मर जाएंगे भाई। वो अपॉर्चुनिटी है 4 गुना सस्ता खरीदने की, 4 गुना सस्ता, और ये लोगों को समझ नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है जब मार्केट गिरती है, हाय मार्केट गिर गई हम बर्बाद हो गए। अब तुम वोडाफोन में पैसा डालोगे तो क्या होगा, मैंने तभी स्टॉक हटा दिया। हो सकता है वहां से यार वोडाफोन रैली कर जाए, वो कल को साला मतलब मैं कह रहा हूँ फट जाए, 10 गुना 20 गुना 50 गुना हो जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरा पैसा डूबा इससे फर्क पड़ता है। तो पैसे डूबने का चांस क्या है, गैम्बल करना। अगर मैं गैम्बल नहीं करूंगा मैं नहीं गवाऊंगा। और मैंने जो आपको स्टार्टिंग में ETF की लिस्ट बनाई, इतना अगर कोई डाइवर्सिफाई कर ले उसको लॉस नहीं हो सकता। लॉस नहीं, सारी कंपनियां थोड़ी डूब जाएगी, सारे सेक्टर, सारी कंपनियां। और फिर आपने जब डेट और गोल्ड सिल्वर रेट सब ले रखा है तो, और अगर वैसे ये पोर्टफोलियो डूब भी गया ना तो जीने के लिए भी कुछ बचेगा नहीं, तो देश खत्म है, फिर देश ही नहीं बचेगा, फिर देश खत्म है। मतलब इसमें हमने ये सोचा अगर ये खत्म तो देश खत्म। हाँ। फिर तो कुछ है नहीं, फिर तो तुम्हें कुछ नहीं करना। देश का इंसान भी खत्म ही है। देखो अगर उस टाइम पे कहीं से पैसे कमा लेंगे तो तब भी लगा देंगे। अभी मेरे एक दोस्त से भी बात हो रही थी सिमिलरली इसी टॉपिक के ऊपर। वो महीने की अराउंड 10 से 15 हज़ार की SIP मैं गर्मी बढ़ा दी आपने, मैं मफलर हटा देता हूँ। बात ही जब मैं आया था तो बाहर ठंड थी, अब यहाँ पे गर्मी बढ़ गई है जी। तो वो महीने की 10 से 15 हज़ार की SIP करता है, और मेरी उससे अभी पिछले महीने बात हो रही थी। तो वो क्या बोला था कि 3-4 महीने से मार्केट चल नहीं रहा है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, राइट, जो तू हर महीने महंगा खरीदता था अब तू सस्ता खरीद रहा है।
बोलता है अरे बट फिर मज़ा नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट नहीं हो रही, मोटिवेशन नहीं रहता हर अगले महीने की एसआईपी डालने में। तो मैंने कहा मोटिवेशन क्यों चाहिए, ऑटोमेट कर पहली बात तो एसआईपी को, रोज़ हर महीने सोचना क्यों है कि मैं डालूँ या नहीं डालूँ। और दूसरी बात, अगर वो कहता है फिर अभी तो एनालिस्ट कह रहे हैं अगले 1 साल मार्केट नहीं चलेगा, मैंने कहा बढ़िया है ना, जो माल तू महंगा महंगा खरीद रहा था 1 साल सेम रेट पे खरीदेगा और फिर जब चलेगा तो एक साथ पूरा माल चलेगा। एक तो ना एनालिस्ट का समझ नहीं आता, थोड़ा सा गिरता हाई क्रैश, थोड़ा सा बढ़ता है अरे रिकवरी बाउंस बैक। तो क्या होता है ना, जैसे अभी 1 साल नहीं चलेगा, अभी अगर दोबारा से मैं आपको, जैसे मैं क्या होता है डेटा बहुत देखता हूँ, तो ये सीजनैलिटी है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको तो आपको लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट दिसंबर जनवरी फरवरी की सीजनैलिटी है, दिसंबर की नहीं है इतनी जितनी जनवरी की है। जनवरी फरवरी की सीजनैलिटी नेगेटिव है, 24 सालों का डेटा है, मैं 10 बार दिखा चुका हूँ अपने यूट्यूब वीडियोज़ पर। तो इसके लिए तो आप प्रिपेयर्ड रहो। क्यों Q3 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते जनरली, बट Q4 के अच्छे आते हैं। Q4 के अच्छे क्या आते हैं, कंपनियां खुद ही मैनिपुलेट करती हैं, वो अपना प्रॉफिट दिखाती हैं एंडिंग में। तो जब प्रॉफिट दिखाती है तो शेयर का प्राइस चढ़ जाता है। तो अप्रैल बहुत अच्छा होता है स्टॉक मार्केट के लिए, एवरेज 24 सालों का एवरेज है 3% अप। अब मैंने अभी ये सीजनैलिटी का नंबर दिया है, मैं सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, पर डेटा ये कह रहा है कि भैया दिसंबर जो है, दिसंबर के एंड में आप कॉशियस हो जाओ, जनवरी फरवरी थोड़ा सा नेगेटिव है, फरवरी में बजट भी आता है, मार्केट पहले से एंटिसिपेट करती है विक्स बढ़ानी होती है, विक्स कैसे बढ़ेगी जब मार्केट गिरेगी। तो ये डेटा को पढ़ के आपको समझ आता है यार ये तो आप प्रिपेयर्ड रहो ना। अब बोलने की बात है, सो वी बुक्ड आर प्रॉफिट अराउंड 25,500 के अराउंड हमने प्रॉफिट्स बुक करे थे कुछ, वो प्रॉफिट बुक हो गया इस साल का, और इक्विटी में बोल रहा हूँ मैं, वो हमने बुक करे और हमने अपना पैसा डेट में शिफ्ट किया। और हमें पता क्या है, मतलब एक एंटिसिपेशन है कि मतलब मार्केट गिरती है, तो वो डेट से पैसा निकाल के खाली कर करके फिर से इक्विटी खरीद ली। इक्विटी तो खरीदनी है, मतलब उसमें भी क्या है ना, रूल बेस्ड है। सो प्रॉफिट बुकिंग का भी रूल है। अगर कोई कहेगा कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, कब करनी है, तो उसके भी रूल है, रूल लिख लिए। सो कभी अगर मतलब आई विल एवर लॉन्च अ बुक ऑन ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम, आई विल गिव द रूल स्टेप बाय स्टेप। क्या रूल है? सो उसके अंदर ना हम थोड़ा सा ट्रेंड पकड़ते हैं। हाँ। तो ट्रेंड भी हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर बनाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम तक भी हम बिल्कुल नहीं देखते, छेड़ते भी नहीं मार्केट को। बट अगर वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट एक सर्टेन लेवल को तोड़ती है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वहां पर आप डेट में शिफ्ट हो जाओ। और डेट में शिफ्ट होने के बाद मार्केट गिरेगी तो अपना अमाउंट बढ़ा दो। एग्जाम्पल मैंने बोला 1% गिरने पे 10,000 या 25,000 का खरीदना है, तो 1% गिरने पे 1 लाख का खरीदना शुरू कर दो, अगर आपका अमाउंट बढ़ा है। तो कम है तो एग्जाम्पल है, मतलब बढ़ा दो, ट्रेंड फॉलो रूल। हाँ, मतलब 4 गुना कर दो। तो जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक कम डालो पैसा, धीरे 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 डालो। ट्रेंड टूटा, बुक कर दिया, प्रॉफिट बुक हो गया, तो क्या होगा, कभी भी कोविड वाले क्रैश में आप कभी लॉस नहीं कर सकते। बट मैंने अपने लिए पर्सनली ये सोचा है कि मैं मेजॉरिटी अकाउंट्स के ऊपर बेचूंगा नहीं अभी, वो टैक्स बहुत लगता है। हाँ, वो भी तो प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ क्या है कि यार होल्ड कर लो ना, क्योंकि मेरे को पैसे की अगर जरूरत होगी तो ही बेचूंगा। टैक्स दे के वापस से डालने की बजाय वो टैक्स वाले अमाउंट पे ही कंपाउंडिंग होती है। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने अपने मतलब मल्टीपल है, कभी जैसे भी मुझे प्रॉपर्टी लेनी थी तो मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। मुझे प्रॉपर्टी अगर कभी भी अगर ऐसा होता तो मैं फिर इक्विटी से थोड़ा सा निकल जाता। वो हर किसी के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, जब आपका रियल एस्टेट का भी काम है तो वो उस भी चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। तो वहाँ पे पोर्टफोलियो बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल बंदे का पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, हाँ, अल्टीमेटली इससे क्या होगा। एंड यू शुड बी डाइवर्सिफाइड। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हमने गुड़गांव में मेजरली इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर 4 फ्लोर बैन कर दिए गवर्नमेंट ने, तो हम परेशान रह गए फिर टाइम में, कुछ नहीं कर सकते। जो लैंड खरीद ली फ्लोर्स बनाते वेट करना पड़ेगा वापस से। हाँ, तो डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। कुछ दिल्ली में प्रोजेक्ट है तो फिर दिल्ली वाला चल रहा था, फिर अभी पोल्यूशन में बैन आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफिकेशन तो चाहिए लाइफ में। तो अभी जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे तो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी निकल करके आई है कि आप ETFs को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हो, ना कि म्यूचुअल फंड्स को। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न है ऐसा? 4 जून को अगर आपको याद हो तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरी थी, इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन। इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन, क्योंकि किसी को भी ऐसा नहीं था कि बीजेपी, मतलब स्टार्टिंग में आपको पता सीट्स नहीं आ रही थी, और जब स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती मार्केट रिएक्ट करती है। तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरी थी, बहुत ही तेज़ी से। अब जब मार्केट नीचे गिरी तो एज़ पर आवर रूल तो हम तो ETF खरीदते हैं। सो देयर वर सम पीपल जिन्होंने म्यूचुअल फंड के भी लिए उस दिन वो डाला कि हमें भी खरीदना है। तो हुआ क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट नीचे गिरी
तो 4 तारीख को मार्केट नीचे थी, उस दिन मैंने 60 लाख रुपीज़ के ETFs बाय करे थे, 60 लाख के आसपास के, और मैंने लिमिट ऑर्डर मार के मेरे मनपसंद रेट पे मैंने खरीदा। ओके। और 5 तारीख को मार्केट ऊपर थी, है ना, रिकवरी आ गई थी 5 तारीख को। तो जो डिप था वो मुझे मिला। म्यूचुअल फंड में भी कुछ लोगों ने परचेज डाला था, मेरे ऑफिस में भी डाला था, जो म्यूचुअल फंड करते हैं। उन्होंने कभी डिप है तो खरीदते हैं, उनको अगले दिन की एनएवी मिली। तो वो होता क्या है कि इनके क्या रूल्स हैं कि भैया हमारे पास पैसा जब पहुंचेगा उसके बाद हम खरीदेंगे, पता नहीं क्या रूल्स हैं कुछ ऐसा कि कोई कट ऑफ टाइम है इस तरीके से, उसके बाद हम देंगे एनएवी, तो सेम डे पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने दे दिए, वो कह रहे हमारे पास जब पैसा आएगा तब हम खरीदेंगे, ऐसा कुछ रूल है उनका। और इतने टाइम से पहले दे दोगे तो सेम डे खरीद देंगे और वो भी क्लोजिंग एनएवी देंगे, ऐसा कुछ सीन होता है। तो पहली बात तो क्या होता है, ये तो चलो उस दिन की बात थी, म्यूचुअल फंड में आपको क्लोजिंग की एनएवी मिलती है। ETF में क्या है, अगर मुझे लग रहा है यार ये परफेक्ट स्पॉट है खरीदने का, ऐसा अगर मुझे लगता है, क्लोजिंग भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, गलत हो या सही हो, बट रेट पता है, रेट पता है। मैंने लिमिट ऑर्डर मार के खरीदा। लिमिट ऑर्डर मतलब प्राइस मेरे अकॉर्डिंग मिला है, मार्केट ऑर्डर नहीं है। एनएवी क्या मिल रही है आपके हाथ में नहीं है, वो क्लोजिंग की एनएवी जो होगी वो मिल जाएगी आपको। सो बस ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि जब मुझे बेचना भी है, मैं बेचूंगा, मुझे एनएवी आज की मिलेगी, क्या करेंगे, इट इज नॉट एज क्विक एज ETF। ETF आई कैन स्पॉट, आई कैन सी, चार्ट मेरे सामने ETF का भी चल रहा है सर। और ETF पे कभी कभी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। हाँ, वो स्पाइक्स आ जाते हैं उसमें। मान लो आप नैस्डैक पे ट्रेड कर रहे हो, तो नैस्डैक मार्केट कल गिरी, मान लो नैस्डैक 2% गिरा, नैस्डैक का ETF है ऑन 100, वो अभी आज जब खुला 0.5% ही गिरा हुआ है, वो आएगा 2% पे पूरा, आप चाहो तो अभी बेच लो। हाँ, वो जाना 2% ही है, बट वो चला जाता है, उसमें आपको 1-2 मिनट कभी कभी मिल जाते हैं। कभी कभी वो थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे किसी भी कारण से हो सकता है, कभी कभी डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस रुका रहता है या ज़्यादा गिर जाता है कि भैया गिरी मार्केट 1% थी बट ये ETF 2.5% नीचे है, क्योंकि मेन नैस्डैक के मुकाबले इसमें लिक्विडिटी उतनी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा वो तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी कम है, बट ये बढ़ रही है लिक्विडिटी। अब जब से मैंने ETF की बात करना शुरू किया है, मस्त लिक्विडिटी है, मतलब 2-4-5 करोड़ तक तो कोई दिक्कत आएगी नहीं लोगों को, कि जितने ETFs के नाम लिए उतने ETFs में। तो बड़ी अगर क्वांटिटी एक बार में मार्केट ऑर्डर मारोगे तो एक अलग बात है, बट 1-2 करोड़ तक तो कोई दिक्कत नहीं, और इतने की ज़्यादातर लोगों को बाय करनी नहीं है। तो 50,000 लाख रुपए सोच रहे हो तो बेफिक्र हो जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। तो वहाँ पे आर्बिट्राज मिल जाता है, कभी कभी आपको वो अपॉर्चुनिटी स्पॉट करनी पड़ती है, इसलिए आई लाइक ETFs मोर। सो व्हाई आई लाइक ETFs, मैं अपने प्राइस पे खरीदता हूँ। मुझे कोई ये नहीं बोलेगा क्लोजिंग का ये प्राइस था, तुमने बेच दिया इस प्राइस पे बिक गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, मतलब ये नहीं कि आपने पैसे दे दिए अब हम बताएंगे किस भाव पे मिला आपको। हाँ, मैंने जब खरीदा मुझे पता है किस रेट पे खरीद रहा हूँ। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, खासकर जब मार्केट कभी गिर रही होती है या कभी मार्केट बढ़ रही है, आपको लग रहा है यार ये टॉप लग गया है, यहाँ पे मुझे बेचना है, यहीं पे बेचना है। अब क्लोजिंग तक वो वापस घूम के नीचे आ गया, तो अगर आपको किसी दिन पैसे की जरूरत है, आपको लगा यार मार्केट तो 2.5% ऊपर बढ़ गई, और ये थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, तो आपको लग रहा है यार ये रेजिस्टेंस लेवल भी है, अब अगर यहाँ पे बिकता है तो ठीक है, तो आपको पता है ना, चाहे उसके बाद और ऊपर निकल जाए, सेटिस्फैक्शन है। क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग, फिर क्लोजिंग का रेट मिलेगा। सो आई लाइक ETFs बिकॉज आई नो द प्राइस, आई बाय ऑन माई प्राइस, आई सेल ऑन माई प्राइस, आई नो द प्राइस, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। सो क्लैरिटी इज पावर ना, मुझे पता है, कुछ छुपाया हुआ नहीं है मेरे से। अब वो मुझे गलत क्यों लगा कि लोगों को अगले दिन की एनएवी मिलती है, तो यार एक बात बताओ, चलो तुमने आज ही खरीद लिया और तुमने एनएवी अगले दिन की दी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता मैं कहता हूँ यार डिफरेंस तो बड़ा था, बट कभी ये 1% का डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस है। 100 करोड़ रुपए आया है, 1000 करोड़ रुपए आया, 100 करोड़ आया तो 1 करोड़ तो तुम्हारी जेब में चला गया, तुमने एनएवी अपने अगले दिन की दी, मतलब। और आई थिंक वो वाले केस और ऐसा करते नहीं होंगे, मैं नहीं कहता कि गलत इंटेंशनली करेगा कोई, इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, इतने हजारों करोड़ का भी एक सिस्टम है, AUM है, मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत करेगा, कोई इंटेंशनली कोई स्कैम नहीं कर रहा, बट बात ये है यार, अगर आपको प्राइस पता है, देखो HDFC का ही ETF है, HDFC का ही म्यूचुअल फंड है, तो मैं HDFC को गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ETF पे दिख रहा है, म्यूचुअल फंड पे नहीं दिख रहा, तो मैं कोई कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आप SBI का कोई ETF ले रहे हो, SBI का म्यूचुअल फंड ले रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
तो SBI से दिक्कत नहीं है। मुझे मोतीलाल ओसवाल का अगर ETF ले रहा हूँ या मोतीलाल ओसवाल का आपका म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ तो मुझे SBI से दिक्कत नहीं है। बात है ETF पे प्राइस पता है, मैं वहां पर बिड आस्क देख सकता हूँ, अपने हिसाब से आगे मार सकता हूँ, वो बड़ी बात। ट्रांसपेरेंसी और पैसे देने से पहले पता है किस रेट पे जा रहा है, किस रेट पे जा रहा है, बस ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि रियल इस्टेट को कभी खरीदना नहीं चाहिए, उसे रेंट पर रहना चाहिए। काफ़ी रील भी चलती है, हमारी रील है, दूसरों की क्या पता है, कि जिसमें बताया गया है कि अगर आप घर को रेंट करते हो तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है बजाय घर को खरीदने के। तो इसको लेकर आपके क्या थॉट्स है, क्योंकि आप रियल एस्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो? यार देखो, 2-4 लोगों का एग्जांपल हटा दो जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं और रेंट पे रह रहे हैं। जो लोग थोड़े से रील वील में वायरल हो गए, उन 2-4 लोगों को हटा दो। रेंट पे कौन रहता है जिसके पास पैसे नहीं होते? कुछ टाइम के लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे हैं तो घर खरीदो। मैं बताता हूँ क्या होता है, लोग हर चीज़ को ना फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि भाई रेंटल यील्ड इतनी है, इतना बढ़ेगा, इतना एप्रिसिएशन होगा। लोगों को ना मिडिल क्लास के चैलेंजेस नहीं पता। ये लोग जो बातें कह रहे हैं या तो वो मिडिल क्लास से है नहीं या वो समझते नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है ना, ज़रूरतें टपक जाती हैं ऊपर से। अगर आज मैं कहता हूँ भाई साहब कैमरामैन है, अगर इसके पास आज की रेट में इसने इकट्ठा कर करके 20-30 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और इसके पास पड़े हैं, तो कहीं से ना चुल आ जाएगी, भाई वो बेचारा बीमार हो गया, अंकल की ये तबीयत ख़राब है, पैसे चाहिए, कोई मांगने आ जाएगा, कोई नीड आ जाएगी, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा या किसी की ज़रूरत आ जाएगी, किसी को कॉलेज के एडमिशन की फ़ीस देनी होगी, या रिश्तेदारों को पता चल जाए तो रिश्तेदार आ जाएगा, कोई आ जाएगा, कुछ कोई मांगने आ जाएगा, कुछ नहीं तो कोई घर भाई बोलने लग जाएगा, मेरे को बिजनेस करना है, तेरे पास भी जोड़ा हुआ तो भी दे दे, मैं तेरे को वापस दे दूंगा। मिडिल क्लास फैमिलीज में अगर वो लोग घर नहीं खरीदते हैं तो पैसे हाथ से चले जाते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। मैं ये जितनी जो हम फाइनेंशियल आप कह सकते हो एक तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं, ये हम इस आधार पे करते हैं कि कोई सैलरीड है, कोई इतनी सैलरी कमा रहा है, इतने का घर लेगा, ये होगा ये होगा ये होगा, ऐसे लोग कैलकुलेशन करते हैं। बट जनरली जब लोग घर खरीदने की बात करते हैं, सब ऐसे नहीं करते। कई लोगों का थोड़ा सा पहले से पैसा जुड़ा हुआ होता है, कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी होती है वो बिक जाती है, किसी ने पहले से अपने लिए सोच रखा था कि यार 10-15 लाख के घर के लिए जुड़े हुए हैं, बाकी के हम और कमा के जोड़ लेंगे। तो मिडिल क्लास फैमिलीज जो घर खरीदती है ना, वो थोड़ा सा अलग है, वो इमोशनल डिसीजन। ये यूरोपियन मार्केट या अमेरिकन मार्केट नहीं है। यहाँ पर नाना जी भी सपोर्ट कर देते हैं जब घर लेने की बात आती है। ये अलग चलता है थोड़ा, हमारा इंडियन जॉइंट फैमिलीज का सिस्टम अलग है, डायरेक्ट मैच नहीं है, ये डायरेक्ट मैच नहीं है, ये अलग चलता है। तो अगर मिडिल क्लास आदमी के हाथ में घर भी नहीं होगा तो जो ये रेंट की कैलकुलेशन बोलते हैं ना, ये उन्हें मैं समझा दूं कि रेंट का जो एग्रीमेंट होता है ना, ये मिडिल क्लास फैमिलीज में ये 11 महीने का कच्चा एग्रीमेंट होता है। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं होता जो 3 साल की लीज हम बोलते हैं। ये 11 महीने का कच्चा एग्रीमेंट होता है, उसमें लिखा होता है 10% रेंट बढ़ेगा हर साल। भाई 10% की कंपाउंडिंग तुम्हारे अगेंस्ट में जा रही है, बर्बाद कर देगी। ये वही कंपाउंडिंग वाले नहीं समझा रहे जो 12% की निफ्टी की रिटर्न की बात करते हैं। तो एक तरह से रेंट का 10% इन्फ्लेशन तो चालू हो गया, रेंट 10% बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2, व्हाट अबाउट द इमेज इन द सोसाइटी। अब कहोगे इमेज क्यों मैटर करती है? अरे अगर तुम्हारे घर में लड़का है, उसकी शादी होनी है और तुम्हारे पास ठिकाना नहीं है, तो शादी नहीं होगी अच्छे घर में, बिल्कुल नहीं होगी भाई, बोल रहा हूं मैं, मुंह पे बोल रहा हूं। सबसे पहली चीज घर अपना है, फिर कमाता कितना है। सबसे पहले आप कह लो कमाता हूं 2 लाख, घर नहीं है अपना, कहेंगे भाई क्या आदमी है, 2 लाख कमाता है तो घर क्यों नहीं है? अबे EMI करा ले। तो जनरली कैलकुलेशन क्या आती है, जितने का रेंट है ना उससे डबल की EMI पड़ती है। अब बड़े ध्यान से कैलकुलेशन समझना। जिस भी घर में आप रह रहे हो, जिसका रेंट है, मान लेते हैं 10,000 का रेंट है तो 20,000-22,000 की EMI बन जाएगी। अगर 25,000 का रेंट है तो 50,000, 55-60,000 तक की EMI आपकी बन सकती है, क्योंकि लोन हो जाता है 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का भी मिल जाता है। तो अगर मैं 20 साल का लोन भी पकड़ के चलूं तो जनरल मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर 25,000 का रेंट है तो 50,000 रुपये EMI हो जाएगी, मानते हैं? अब रेंट जो 25,000 रुपये का है वो हर साल बढ़ जाएगा और उसे 50,000 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, लगभग 6-7 साल में वो रेंट 50,000 रुपये होगा। बिल्कुल ठीक है, रूल ऑफ 72 12% के हिसाब से बढ़ता है तो 6 साल में डबल होता है। ठीक है, तो 7 साल में वो 50,000 का रेंट होगा। बट EMI अगर 50,000 की आ जाए तो आज से 20 साल के बाद भी जब खत्म होने वाला होगा लोन, तब भी वो 50,000 की ही होगी, बट रेंट तब 50,000 का नहीं होगा। तो आज EMI पर लेके आपका घर अपना हो जाता है,
ठीक है, घर अपना हो जाता है। तो अगर कोई लड़के के लिए रिश्ता आता है, मैं तो लड़कों के हिसाब से सोचता हूँ, ज़्यादातर लड़के हमारी वीडियोस देखते हैं और इनकी शादियाँ होनी है, इनकी घर बसने हैं। घर बसाने की बात करो, बर्बाद करने की बात मत करो। तो घर बसाने की बात यह है, चाहे घर EMI पर है, कोई नहीं पूछता, घर अपना है ये पूछता है। सर कोई ये पूछता है EMI 20 साल की चलेगी अभी तेरी, और घर अपना है बस खत्म। इसके अलावा कोई ये पूछता घर के कागज दिखाओ, पेपर दिखाओ, लोन पर है, क्या है? घर अपना है, बिजली का बिल हमारे नाम पर आता है, बस खत्म। नेम प्लेट अपनी है, काफी है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आज आप थोड़ा एफर्ट मार के, मैं कहता हूँ थोड़ा बर्डन लेके भी घर अपना बना लेते हो, तो पहली बात तो यू डू नॉट चेंज प्लेसेस। और इफ योर जॉब इज समथिंग लाइक दैट वेयर यू हैव टू चेंज प्लेसेस, देन डोंट बाय, देन वेट। आपको देखना पड़ेगा आपका काम कैसा है भाई, सिचुएशन कैसी है। बट ज्यादातर लोग 80% जनता अपना स्टेट छोड़ के भी दूसरी स्टेट में नहीं जाती काम करने। 80% जनता, 1-2 स्टेट्स को छोड़ दो, तो जो लोग कर्नाटक के हैं वो कर्नाटक में ही काम करना पसंद करते हैं, जो महाराष्ट्र के हैं वो महाराष्ट्र में काम करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर जनता भाग ही रही है, ठीक है। सो पॉइंट इज दिस कि इफ यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपके पैसे चले जाएंगे। और पैसे अगर जुड़ गए हैं, आधे भी जुड़ गए हैं, डाउन पेमेंट के भी पैसे जुड़ गए हैं, और आप रेंट पे रहते हो, कोशिश करो घर ले लो, क्योंकि EMI उतनी रहेगी, रेंट 7 साल में डबल हो जाएगा, EMI जितना पहुंच जाएगा, और रेंट का पैसा 0 हो रहा है। अगर EMI भर रहे हो तो मैं समझता हूँ स्टार्टिंग में इंटरेस्ट जा रहा है, बट धीरे धीरे आपका प्रिंसिपल भी तो कम हो रहा है। ओनरशिप तो पहले दिन से आपकी है, और जो एसेट एप्रिसिएशन होगा उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अब मैं घर हमेशा, देखो यार, मैं कहता हूँ घर छोटा ले लो, पर ट्राई करो लैंड के साथ लो। ये देखो बॉम्बे में पॉसिबल नहीं है, बट बॉम्बे एक शहर है इंडिया का, ये इंडिया के बाकी सारे शहरों के लिए नहीं है। बट जिन लोगों की रील वायरल होती है वो ऐसे ही मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज से बिलोंग करते हैं, बट मुंबई को छोड़ देते हैं अपन। हमारा 90% इंडिया ऐसा नहीं है। स्पेशली यहाँ पे तो FAR ही नहीं देते इतना कि इतनी बड़ी बड़ी मंजिलें बने। ठीक है, हमें खुद गुड़गांव में 4 ही मंजिल बोल रखी है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अपना 80% भारत देखें तो वो मेट्रो सिटीज में नहीं है। तो वो 95% भारत, मैं तो 80 बोल रहा हूँ, चलो 80% हमारा भारत मेट्रो सिटीज में नहीं है। तो अगर 80% भारत मेट्रो सिटीज में नहीं है तो लैंड अवेलेबल है। और आज अगर उस आदमी को मेरी वीडियो देख के समझ आता है कि लैंड ले लेनी चाहिए और वो ले लेता है, तो मैं एक चीज जानता हूँ, जिंदगी में कभी पछताएगा नहीं। लैंड लेते हुए हमेशा महंगी लगती है, और एक बार जो खरीद लेता है, यार आप एक सिंपल सी कैलकुलेशन मुझे बता दो, जो रेंट पे घर लेने आता है वो अमीर होता है या जो रेंट पे घर दे रहा होता है वो अमीर होता है? देने वाला। आपको सीधा सीधा पता है आंसर। बट ये उन लोगों को बड़ी अच्छी रील लगेगी ऐसे सुनना कि रेंट पे रहना चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर उन्हें लगता है अच्छा कोई हमारी जैसी बात कर रहा है, हम सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, क्योंकि लोग ना अपने आप को बस राइट प्रूफ करना चाहते हैं, और तो उनको एक रीजन मिल जाता है ये स्टोरी बनाने के लिए, तो वो ऐसी रील्स फॉरवर्ड करते हैं। बट मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगा, भाई घर आज आप लेते हो कब डबल हो जाता है पता ही नहीं लगता। और घर लेने में जितना पैसा लगता है ना, इतना तुम जिंदगी में कहीं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में लगा नहीं पाओगे। घर में बहुत पैसा लगता है, घर एक स्टेबिलिटी देता है। स्टॉक मार्केट के लिए तो उतना लोन ही नहीं देगा बैंक। स्टॉक मार्केट के लिए लोन देगा ही नहीं, पर्सनल लोन देगा। सो कहने का मतलब है घर होना बड़ी चीज है और लोगों को समझना चाहिए। घर आपको बनाना चाहिए, और पहली बात तो घर फैमिली से बनता है। आप अपने लिए नहीं ले रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए घर ले रहे हो। परिवार रहता है घर में, इसलिए मकान और घर में फर्क होता है। घर बनाओ, और जितनी भी आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशन करनी है करो। डेफिनेटली आपको भी पता होगा मेरी लिमिट क्या है, मैं उस पर जा नहीं रहा। जिसकी लिमिट होगी भाई मैं 1 करोड़ का घर लूंगा, वो 5 करोड़ का देखने भी नहीं जाएगा। राइट, ठीक है, आप थोड़ा बहुत स्ट्रेच करोगे तभी आपको पेन लगने लग जाएगा, यार मैं इतना ही ले सकता हूँ। तो आपको पता होता है, यू नो मेरी लिमिट क्या है यार। ऐसा थोड़ी आप होंडा सिटी लेने जा रहे हो और आप लेके आ जाओगे मर्सिडीज, पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसा घर के लिए भी होगा, 10% ऊपर नीचे देखोगे, घर के लिए भी ऐसे ही होता है कि आपको पता होता है मेरी यार लिमिट क्या है, मैं क्या ले सकता हूँ। बट सर मैंने किसी भी इंसान को जिसने घर खरीदा है उसे पछताते हुए नहीं देखा। हाँ वो तो है। हाँ, कोई अपार्टमेंट पे ओवर लेवरेज करके नौकरी चली गई वो रो रहा है, ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। पर लैंड खरीदी
और लैंड इंडिया में अच्छी जगहों पे खरीदी। लैंड में एक ही चीज़ होती है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, एक ही रूल है। लोकेशन पिट गई तो फिर तुम तो अब कूड़ा करके साथ रह रहे हो, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो क्या चलेगा, सस्ते के चक्कर में ले ली तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट अगर लोकेशन अच्छी है, पार्क फेसिंग है, मंदिर के पास है, हॉस्पिटल स्कूल पास में है, तो ऐसी लोकेशंस, एल कॉर्नर है, तो ये सब लोकेशंस बहुत मैटर करती हैं। मार्केट के पास है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत नियर है, अवेलेबल है, ये सब एयरपोर्ट के पास है, ये सब कन्वीनियंस, ये सब लोकेशंस हैं। सो लोकेशन के ऊपर अच्छी रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि लोग अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लैंड में लगाते हैं। आज भी लगाएंगे, आज से 50 साल के बाद भी लगाएंगे। जो आदमी लैंड खरीदेगा वो अमीर बनेगा, जो नहीं खरीदेगा वो स्ट्रगल करेगा। तो आई थिंक जो ये चीज कही जाती है कि नहीं खरीदना चाहिए और सिर्फ रेंट पे ही लेना ये चाहिए, अभी 5 साल में बोल रहे हैं यार, हमारे दादा दादी पागल थे। उन्होंने अपने बाल सफेद करा लिए, जिंदगी निकल गई, बोलते हुए बेटा जमीन खरीदो। वो पागल थे क्या? और आई थिंक जो लोग ये बोलते हैं ना कि खरीदना नहीं चाहिए, वही पछताते भी हैं कि दादाजी ने जमीन नहीं खरीदी। मतलब देखो, मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं बोल सकता, हो सकता है वो लोग बहुत अच्छी लाइफ जीते हो, हम ही उतनी अच्छी नहीं जीते हो, बट मैंने आपको बोला था एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। मैंने अपनी मेहनत से अपना घर बनाया, मुझे उस घर में सुकून मिलता है भाई। अब क्या होता है, हमेशा किसी के बाद आपसे ज़्यादा होगा, कोई आपसे बड़े घर में रहेगा, कोई ये करेगा, कोई तो अंबानी होगा भाई। तो भाई आपको देखना है आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है। किसी को अपने एक छोटी सी कुटिया बना के भी सुकून मिलता है। हाँ, मेरा परिवार उसमें खुश रह रहा है, बट वो मेरा है। तो और रेंट नहीं, और जो रेंट आप भर रहे हो 5 लाख, मैं सुनता हूँ ना, पढ़ो, मैं तो 4 लाख का रेंट देता हूँ, 5 लाख का रेंट देता हूँ, 10 लाख का रेंट देता हूँ, और वो इतने करोड़ का घर है। अरे कम में रह ले भाई, थोड़ा उतर जा, जमीन पे आ जा। अब आप समझो ना बात को, इसमें क्या क्या समझाना चाहते हो कि मैं 5 लाख का रेंट देता हूँ, 50 करोड़ के घर में रहता हूँ। अबे घर ही तो है, खरीद ले अपना। 5 लाख में तो अच्छा घर की EMI इजीली। हाँ, पर अब अच्छे की डेफिनेशन नहीं पता ना भाई किसी की। हाँ, किसी के लिए क्या अच्छा है हमें नहीं पता, बट मैं तो कहता हूँ यार, मेरे दादा दादी की लाइन है, तो मैं तो हमेशा बोलूँगा छोटा हो बट अपना हो। वो सुकून देती है बातें भाई। आज भी आप दादा दादी के पास, मेरे दादा नहीं दादी हैं, तो उनके पास बैठोगे तो आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलती हैं, जिंदगी की सार है, उनकी लाइफ का सार है, उन्होंने देखा है। वो वही वाली चीज जैसे अपन मार्केट की बात कर रहे थे कि साइकिल कितनी ज्यादा देखी है किसी इंसान। तुमने तो लोगों को 2-4 साल से भटकते हुए देखा होगा, आज रेंट पे यहाँ, कल वहाँ, अरे मैं तो ऐसे घर में लेता हूँ, पुराना हो जाता है चेंज कर लेता हूँ। बट मेरे घर वाले उसे बोलते हैं मैं भटक रहा है, इसकी तो कोई जगह ही नहीं है। उस आदमी को कोई 2 रुपए लोन ना दे, क्योंकि आज यहाँ रह रहा है, कल भाग जाएगा। सही बात, ऐसा होता है भाई बिजनेस के अंदर। आई टेल यू, सी नाउ आई टेल यू, आई स्पीक बिजनेस बिकॉज मैं उसी में ध्यान लगाता हूँ। सो दिल्ली के अंदर ज़्यादातर बिजनेसमैन के अपने घर हैं, वो रेंट पे नहीं रहते, बट वो क्या करते हैं पता है आपको, उन सब के घरों के ऊपर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चल रहा है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ली, अपने बिजनेस में लगा लिया, 5 साल से लोन चल रहा था, पे कर रहे थे, अब क्या किया, 5 साल में प्रॉपर्टी का रेट डबल हो गया, टॉप अप करा लिया। ये लोगों को कभी पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि घर ही नहीं है खुद का। क्योंकि ये बताने वाला भी कोई नहीं है कि व्हाट बिजनेस पीपल डू। सी, घर खरीदा था कभी, मान लो 2 करोड़ का, अब 2 करोड़ का खरीदा था आज से 20 साल पहले, एग्जाम्पल है किसी का, कोई बड़ी कोठी खरीदी 2 करोड़ की, अब वो कोठी आज की डेट में हो गई 100 करोड़ की। एग्जाम्पल, दिल्ली में 100 करोड़ की कोठियाँ हैं, समझ रहे हो लोगों की। तो 2 करोड़ की खरीदी, अब उस पर लोन ले लिया होगा उसने, कभी 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का लोन ले लिया, अब वो प्रॉपर्टी की कीमत हो गई 5 करोड़, टॉप अप करा लिया, उसको 3 करोड़ कर दिया, बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस तो चल ही रहा है ना। अब वो 5 का हो गया 10 करोड़ 20 करोड़ का, फिर टॉप अप करा लिया लोन को, तो बैंक भी टॉप अप कर देता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग लोन देता है वो। तो मेरे को रियल एस्टेट में इतनी चीज़ें सीखने को मिलती है ना, आपको पता ही नहीं है सर। मैं तो अभी एक सज्जन से मिला, ही इज डूइंग रियल एस्टेट बिजनेस इन न्यूयॉर्क, और अगर मैं आपको बता दूंगा आपके कान ऐसे खड़े हो जाएंगे, भाई हाउ इज दिस पॉसिबल, पीपल आर बिकमिंग बिलियनर फ्रॉम रियल एस्टेट, वेयर आर वी। यूएस में तो बहुत पॉपुलर है, लोग एक खरीदते हैं उसको रेंट पे चढ़ाते हैं, फिर उससे दूसरा खरीदते हैं उसको रेंट पे चढ़ाते हैं। देखो वो वाला लेवरेज एक अलग हो गया, मैं तो अलग बिजनेसेस, थोड़ा सा कुछ नया सुनने को मिलता है ना, मज़ा आता है। अब मैं नए में एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे यूएस में क्या होता है कि आपके घर की ना बहुत सारी इंस्पेक्शंस होती है, हाँ, तो अगर वो इंस्पेक्शंस पूरी नहीं होती तो पेनल्टी लगती है। तो उसमें पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती है, बेसमेंट में ये है वो है, मेरे को तो एग्जैक्ट नहीं पता, मैं अभी तक, फायर सेफ्टी और हाँ वो बहुत कुछ होता है उसमें, तो उन पे ना पेनल्टी लगती रहती है, प्रॉपर्टी के ऊपर पेनल्टी पे पेनल्टी, पेनल्टी पे पेनल्टी। तो लोगों का क्या होता है कि एक तो बंदे ने, किसी ने घर पे लोन लिया, किसी बड़ी प्रॉपर्टी पे लोन लिया, अब लोन लेके वो लोन तो चुका नहीं पाया, बैंक का हो गया,
अब बैंक ने जब्त कर लिया, बट उस पर इतनी पेनल्टी लग चुकी है कि बैंक कहता है यार ये पेनल्टी साला अपने से तो होगी नहीं, ये कैसे होगा। तो वहाँ पे एक आदमी आता है, कहता है जी, बैंक से पूछता है ये प्रॉपर्टी कितने की है। वो कहती है एग्जांपल 100 रुपये की प्रॉपर्टी है, तो मेरे को कितने में दोगे। बैंक कहती है यार इस पे इतनी है, ये कर आके 60 में ले जा। तो 60 में ले ली। अब वो पेनल्टीज बहुत सारी थी। एक वकील की अच्छा सा उन्हें पता होता है वकील क्या करना होता है, लड़ा कि जी अब मैंने ले ली, ये तो पुराने वाले ने करा था, उसके नाम पर था, मैं क्या करूं, मैं कहाँ से इतना दूं। उसे मान लो उसकी पेनल्टी थी 30 रुपये की, उसे करा दिया 3 रुपये की। तो 3 रुपये की पेनल्टी हो गई, 60 रुपये का लिया, 63 रुपीज़ की पड़ी। आज की रेट में 100 रुपये की चीज़ है। अब वो उसे रिनोवेट किया, उस पर 10 रुपये और लगाए, 73 का हो गया। अब रिनोवेट करने के बाद उसका रेट हो गया 120। कमाए मान लो 47 रुपीज़। अब वो 47 कमाए, तो इस तरीके से भी काम करते हैं। और कई सारे ऐसे होते हैं, मॉडल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे वो अलग अलग तरीके का बिजनेस है। और वो सब चीजें। तो कोई मॉडल है, उसमें पानी भर गया था, ऊपर टंकी फट गई थी, उसका ये हो गया, वो सस्ते में मिलती हैं चीज़ें, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मतलब लिटरली क्या क्या कर रहे हैं। तो जब मैं उनकी सुनता हूँ ना कि अच्छा ये किया फिर ये किया, मतलब उन्होंने अपने 5 प्रोजेक्ट बताए, 600 करोड़ बन गया तेरा भाई। हाँ 600 करोड़ बन गया। फिर मैं कहता हूँ अच्छा अब हम ये कर रहे हैं, एंड दे आर सो चिल्ड। मैंने कहा यार ये कमाने में ना बंदे को ये इतना टाइम लगेगा, कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। तो डेफिनेटली उनकी इनिशियल कैपिटल भी 50-60 करोड़ 70 करोड़ कुछ बड़ी अमाउंट ही होगी, बट यार इतने से भी इतना बनाना, मतलब इनसेन सोच के भी मतलब समझ ही नहीं आता। मतलब अपने ही समझ में नहीं जाएगा। तो ये भी मतलब बहुत कुछ होता है रियल एस्टेट में जो कभी लोगों को समझ नहीं आएगा। लोगों को लगता है अपना घर लेना है, ये अपार्टमेंट है, यहाँ पे मेरा होगा, ये मेरी बालकनी होगी, ये घर होगा। वहाँ पर जो बंदा वो अपार्टमेंट को बेच रहा है वो कहता है यार 200 करोड़ की लैंड ली, 150 करोड़ बनाने में लगा दिया, 350 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ, 600 करोड़ में बेच दिया। तो सोचने के तरीके हैं लोगों के। तो आपके पीछे गौतम बुद्ध जी की इमेज है, सो अगर किसी को माइंडसेट बनाना है तो उनके बहुत सारे कोट्स पढ़ सकते हैं। तो एक योर थॉट्स आर थिंग्स, मतलब जो आप सोचते हो वो हो जाता है। मतलब आप जहाँ तक सोचते हो आप, मतलब इसे ना इस तरीके से मैं बोलूँगा, इसे मैंने अपने हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट किया हुआ है कि इंसान वो हर चीज़ पा सकता है जो वो सोच सकता है। राइट। और आप वो सब कुछ सोच सकते हो जो आपने आज तक नहीं सोचा। तो आप वो हर चीज़ पा सकते हो जो आपको आज तक नहीं मिली। मैंने 3 स्टेटमेंट बोली है। तो इंसान वो हर चीज़ पा सकता है जो वो सोच सकता है, बट आपने आज तक नहीं सोचा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज सोच लो। तो आपको जो अभी तक नहीं मिला वो भी मिल सकता है, क्योंकि आपने अभी तक सोचा नहीं था ना। बट अगर सोच लिया, व्हाट योर माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव, नेपोलियन हिल की बुक में लिखा हुआ है। सो आपका माइंड अगर कंसीव करेगा, वो करेगा कैसे, आपको उस सर्कल में आना पड़ेगा। तो वो करता है, मतलब इट टेक्स टाइम, बट आपकी संगत क्या है, आपकी सोसाइटी क्या है, लोग क्या बात कर रहे हैं। सो देयर इज समथिंग वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। और बड़ा मज़ा आता है रियल एस्टेट में, तो बहुत मज़ा आता है। आप सीखोगे, आप डीप डाइव करोगे तो देयर इज सो मच। कुछ लोग एग्रीकल्चर लैंड पे चेंज ऑफ लैंड यूज़ कराते हैं, CLU कराते हैं, फिर उन्हें बेच देते हैं। आपने कराई होगी कुछ? हम लोग वही करते हैं, मतलब हम लोग वो भी करते हैं, द साइड बिजनेस है। आप एग्रीकल्चरल लैंड लो, उसको फिर चेंज ऑफ वो कराओ, प्लॉट्स काट के इजी, आपका 2 से 3 साल में टर्नओवर बढ़िया उसमें निकलता है। तो वो लोग बहुत कुछ करते हैं। और कुछ लोग तो मिनिस्टर से सेटिंग कर लेते हैं, जिसकी CLU नहीं भी होनी होती वो भी हो जाती है। वो हम नहीं करते। नहीं वो नहीं, तो मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में तो सब कुछ होता है ना। बिल्कुल। तो इंडिया में तो सब कुछ होता है। तो इंडिया बड़ी अच्छी जगह है ग्रो करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। जिनके कनेक्शन हैं वो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं। अगर आपको भूख है और जुगाड़ करना आता है। मैंने बोला सेटिस्फाइड सीधी सीधी लकीर अच्छी चल रही है। तो जुगाड़ जो होता है ना, मतलब कई लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहता है जो उस फील्ड में चल रहे हैं। बट तो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि रियल एस्टेट सिर्फ फ्लैट खरीदना नहीं होता है, सिर्फ अपार्टमेंट खरीदना नहीं होता है और उसकी EMI चुकाना नहीं होता। वो अपने आप में भी एक पूरी इंडस्ट्री है। और जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है और हर इंडस्ट्री से लोग करोड़ोंपति अरबपति बने हैं। तो सिर्फ आप किसी इंडस्ट्री को ये देख के नहीं छोड़ सकते, हर इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज होती है। आपने बोला करोड़पति अरबपति बने, इसमें भी लोगों को बोलूँगा कि इट इज़ नॉट एसेंशियल, क्योंकि हर किसी का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है। मैंने ये लाइफ में देखा है यार। मतलब आपको ना खुश रहना है, आपको ये नहीं सोचना इतने पैसे आएंगे तभी खुश होऊंगा। आप ना जीना छोड़ दोगे। राइट।
आप हमेशा एक रेस में रहोगे तो और वो नंबर कभी इनफ नहीं होगा, वो कभी इनफ नहीं होगा। मैं अभी एक बंदे से मिला, उसने कहा एक बार 100 करोड़ भाई अकाउंट में हिट हो जाए बस मैं उसके बाद काम करना ही छोड़ दूंगा। मैंने कहा तू तब भी करेगा, तब 200 का टारगेट हाँ तो तू करेगा? कह रहा नहीं नहीं भाई पक्का 100 एक बार हिट हो जाए। मैंने कहा आज कितने हैं? आज इतने हैं, मान लो आज 20 है। मैंने कहा इसे खर्च कर लेगा? कहेगा नहीं। मैं क्या करेगा इसका? नहीं यार थोड़े से और आ जाए तो। मैंने कहा अभी भी यू कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ यार, राइट। अभी भी तो तू एंजॉय कर सकता है। रैट रेट्स में भागने से अच्छा है कि जो पैसा कमाए उसको खुद के ऊपर। यार मैंने ना आज भी याद है, मैं एक बार स्टोरी बता चुका हूँ, दिल्ली में जब बारिश होती है ना तो पानी भर जाता है। तो दिल्ली कैंट की ना सड़कें बड़ी अच्छी हैं, बट जब दिल्ली में पानी भरता है ना तो पानी तो वहाँ पे भी भर जाता है। तो मैं वहाँ से ना फैमिली के साथ जा रहा था, तो साइड में पानी भरा हुआ था। अब कुछ बच्चे ना थोड़ा गाड़ी के आगे आ गए और कह रहे गाड़ी इधर से निकालो, इधर से निकालो, इधर से निकालो, ऐसे ऐसे करने लगे। गाड़ी के मतलब थोड़ा सा दिख रहे थे कि इस साइड से गाड़ी निकालो। मैं इधर तो पानी है, इधर से क्यों निकाले? उन्होंने फिर भी गाड़ी को हल्का सा उधर से करवा दिया। अब जब गाड़ी वहाँ से गई तो गाड़ी का जो वो पानी था ना, वो पानी का पूरा छींटा वहाँ पर और बच्चे फुटपाथ पे खड़े थे उनके ऊपर पड़ा और वो नाचने लगे कि उनका शॉवर मिल गया, वो नाचने लगे। तो मैंने तो सोचा यार खुशी के लिए ना कीमत बहुत छोटी है यार। हाँ, ज्यादा किसी को करोड़ों रुपए कमा के प्राइवेट जेट में जाके भी खुशी नहीं मिल रही और इन बच्चों को ये सड़क के पानी भरे हुए में नहाने से खुशी मिल रही है यार। सो आप दुनिया का सारा पैसा कमा लोगे ना, हो सकता है तब भी खुश ना रहो। और आपके पास थोड़ा सा है ना और उसे आपने अपनी फैमिली और अपने सर्कल के साथ शेयर करके एंजॉय किया तो वो भी बहुत है। ये मतलब मैं अपनी लाइफ में लर्निंग लेता रहता हूँ। इसी तरीके से गोल्फ कोर्स रोड है यहाँ पर, अब अभी आए हो यहाँ से ना, तो गोल्फ कोर्स रोड पे आपने देखा बहुत बढ़िया बढ़िया इमारतें बनी हुई हैं, कैमेलियाज। तो एक दिन क्या हुआ, मैं गाड़ी चला रहा था तो सामने ना एक ट्रैक्टर सा जा रहा था। अब ट्रैक्टर के पीछे से ना लोग बैठे हुए थे बहुत सारे, भरा हुआ था वो ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर गोल्फ कोर्स रोड पे जा रहा तो वो ऑड एकदम से स्पॉट हो जाएगा आपको, क्योंकि रोज ट्रैक्टर नहीं जा रहे, ठीक है। तो उसमें लोग भरे पड़े हैं, पीछे लोग बैठे हुए हैं। अब वो जैसे तैसे गाँव वगैरह के लोग जा रहे होंगे। अब उसमें ना एक छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे ऐसे टेक लगा के एक औरत बैठी थी और उसमें उसकी गोद में एक बच्चा था। वो बच्चा मेरे को दिखा और उसकी स्माइल इतनी अच्छी लगी मुझे। वो बच्चा इतना खुश था कि उसे हवा लग रही है, ठंडी ठंडी, मजा आ रहा है। समझ रहे हो, उसे मजा आ रहा है, वो भी बिल्डिंग देख रहा है, उसे मजा आ रहा है। तो मैंने देखा यार ये उसकी माँ दिख रही थी कि उस बच्चे की माँ होगी, बच्चा छोटा ही था तो उस बच्चे की माँ होगी। मैंने देखा यार एक माँ की गोद में ये बच्चा ना इस वक्त दुनिया की सबसे सेफेस्ट प्लेस पर है। वो जन्नत में तो बैठे ही हुआ है, उसे नज़ारे भी बढ़िया मिल रहे हैं, उसे हवा भी आ रही है और वो कंप्लेंट नहीं कर रहा कि वो ट्रैक्टर में बैठ के जा रहा है। यहां पर लोग कंप्लेंट क्या कर देते हैं, भैया बिजनेस क्लास कराना हमारी टिकट, इकॉनमी में नहीं आएंगे, है ना। तो और वहां पर वो ट्रैक्टर में जा रहा है, खुला ट्रैक्टर है, ढक 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 वो ऐसे चलेगा, है ना। और वो औरत बैठी हुई है, वो बच्चा एंजॉय कर रहा है। सो अगेन पैसे नहीं लगते खुश होने के लिए, आपको बस खुश होना है। यू हैव टू फाइंड रीजंस टू बी हैप्पी। रीजंस मिलेंगे नहीं कि इतना पैसा कमा लूंगा तो खुश होऊंगा, ये गाड़ी ले लूंगा तो खुश होऊंगा। एक्चुअली खुशी उनसे रिलेटेड ही नहीं है। मैं इतना प्रॉफिट कर लूंगा तो खुश होऊंगा और मेरा लॉस हो गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। सो दिस इज द ओनली लाइफ यू हैव एंड यू विल हैव टू बी हैप्पी। So some rules you should follow and be happy. इससे मुझे एक बिल्कुल परफेक्ट कहानी अभी याद आई है। एक बार एक आदमी होता है जो बीच पे बैठा हुआ होता है, 30-40 की उम्र होती है उसकी, और वो बीच पे रॉड लगा के अपने फिशिंग कर रहा होता है, टाइम पास में मज़ा आ रहा होता है उसको। वहीं से एक बिजनेसमैन गुजरता है, वो उसको बोलता है अरे तू रॉड में तो एक एक मछली पकड़ रहा है, तू नेट लगा तो एक साथ काफ़ी सारी मछलियाँ आएगी। तो बोलता है क्या करूँगा मैं इतनी मछलियों का। फिर वो बोलता है तू अगर नेट से मछलियाँ पकड़ेगा तो तेरा प्रॉफिट होगा। बोलता क्या करूँगा प्रॉफिट का, फिर तू एक बोट खरीद लेना। बोलता है बोट का क्या करूँगा, बोलता है बोट में तू ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकता है। फिर वो बोलता है क्या करूँगा इस बोट ज़्यादा मछलियाँ पकड़ के, फिर तू 4 बोट लगा लेना। फिर बोलता है 4 बोट का क्या करूँगा, बोलता है फिर तू मिलियनेयर हो जाएगा। बोलता है मिलियनेयर बन के क्या करूँगा, बोलता है तू रिटायर होके बीच पे बैठना। बोलता है अभी मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखो इसमें बस ये वाली बात है, ये स्टोरीज हमें बहुत अच्छी लगती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें करनी है, बट हमें खुश रहना है। कम आए ज़्यादा आए, हमने एफर्ट पूरे करे थे।
रैट रेस में नहीं फंसना है, हाँ, अपना काम करना है। अपना काम करना है। रैट रेस मतलब ये नहीं कि मेरे को इससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है, तो हमेशा कॉम्पिटिटिव रहोगे। वो कंपटीशन एक लाइफ में एक स्टेज पे अच्छा होता है, यंगस्टर्स के लिए वो अच्छा हो सकता है, बट इफ यू आर क्रॉसिंग योर 30s 35, अब आपको ना समझना पड़ेगा दिस इज इट, आई एम हैप्पी एंड ये अच्छा है। ऐसा नहीं है क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है, हो सकता है कोई कहे 30-35 पे भी क्यों रुकूं भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी हर आदमी हर चीज़ के लिए नहीं बना। ये मुझे तब समझ आया जब थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है ना, आपको समझ आता है। हम कहते हैं यार बिजनेस में पैसा है, हर आदमी बिजनेस के लिए नहीं है भाई। हर आदमी स्टॉक मार्केट के लिए भी नहीं, हर आदमी स्टॉक मार्केट के अप एंड डाउन नहीं देख सकता। बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं जो मैंने देखा लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं लगा हुआ उनका मार्केट में, तो मैं आके बोल दूं तुम बेकार कर रहे हो, मार्केट में तो ज़्यादा रिटर्न बनेगी। क्यों चाहिए? दे आर हैप्पी देयर, व्हाट दे आर डूइंग दे आर हैप्पी। सो द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। जो मेरे को अभी तक मेरी लाइफ में समझ आया कि आप खुश रहें और लोगों में खुशियां बांटें, है ना, ये पर्पस है और इसमें मजा आता है। दुनिया को बेहतर बनाते चलो। एक ना स्टोरी बड़ी अच्छी है, थोड़ी फनी वे में है, बट मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी। तो आपने स्टोरी बोला, तो मैं स्टोरी आपको बताता हूँ ये वाली। तो अभी जैसे ठंड है, तो ठंड में मेरा एक दोस्त है, वो ऑफिस में ना लिफ्ट से ऊपर से नीचे जा रहा था। तो लिफ्ट जैसी बंद होने वाली थी, एक बच्चा घुस गया आइसक्रीम लेके, हाथ में आइसक्रीम थी उसके, वो लिफ्ट में घुस गया। अब ठंड हो रही थी, तो मेरे दोस्त ने पूरा सूट वूट पहन रखा है, मफलर वफलर लगा रखा है, वो उसे ठंड लग रही है, वो बच्चा आइसक्रीम खा रहा है यार, ठंड में आइसक्रीम खा रहा है। तो उसे ना लगा यार बच्चा है, बीमार पड़ सकता है, ठंड में आइसक्रीम खा रहा है। तो बच्चे को बोलता है बेटा इतनी ठंड हो रही है, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। बच्चा आइसक्रीम चाटते हुए कहता है अंकल एक बात बताऊँ आपको। तो बताओ। मेरी जो नानी है ना, वो 100 साल जी थी। तो अच्छा, मेरा दोस्त कहता है अच्छा वो भी आइसक्रीम खाती थी? कहता है नहीं, वो दूसरों के काम में ना टांग नहीं अड़ाती थी। तो ये भी मुझे समझ आ गया कि इंटरनेट पे जो लोग जो कर रहे हैं ना भाई, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हम अपना कर रहे हैं, हम आपको बस बता सकते हैं। इसके अलावा भैया आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 100 साल जीना है तो इसका मतलब है दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। आई थिंक इतने बढ़िया नोट पे इसी पे एंड करते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। 2-3 पॉइंट ऐसे मिले जिस पे आई थिंक लोगों को भी रिसर्च करनी चाहिए और कैलकुलेशंस अपनी करनी चाहिए। थैंक यू बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू। थैंक यू।